जो संघर्ष समिती मार्गदर्शन शिबिर आपण आयोजित केलं आहे यासाठी आमच्यापेक्षा आपल्याला या प्रोजेक्ट संदर्भात आणि आपण जर रखडलेलो असो तर त्यासाठी जे मुख्य असं मार्गदर्शन माननीय आपले ठाकूर साहेब करणार आहेत आणि ते समोरच आलेले आहेत। आम्ही त्यांचं इथे हार्दिक स्वागत करतोय। तसेच समोरचे जे रहिवासी उभे आहेत त्यांनी कृपया जर महिलांनी जर का पुढे येऊन खुर्च्या आहे आपण येऊन तिथे बसाल अशी आपणास विनंती करतो। आणि आपले प्रमुख असे मार्गदर्शक आलेले असून आम्ही त्यांचं हार्दिक असं स्वागत करतो। साहेब आजच्या या हनुमान टेकडी रहिवासी संघर्ष समितीच्या वतीने आपलं हार्दिक स्वागत। आपण आमच्या विनंतीला मान देऊन आलात त्याबद्दल आपणास धन्यवाद साहेब। आणि आपल्या मार्गदर्शनाची आतुरतेने वाट पाहत असलेले आमचे सर्व स्थानिक रहिवासी आपलं हार्दिक स्वागत करत आहेत। समोर जे रहिवासी अजूनही उभे असतील त्यांनी कृपया खुर्च्या आहे त्या तिथे आपण बसून घ्यायचंय। आपल्याला आता प्रमुख ज्यांचं आपण मार्गदर्शन घेणार आहोत असे आपले श्री ठाकूर साहेब यांचं आगमन झालेलं असून हॅलो, त्या ठिकाणी आमचे मित्र निलेश चाळके सर मी यांना विनंती करतो की त्यांनी कार्यक्रम पुढे जावा म्हणून जास्तीत जास्त वेळ न घेता ठाकूर साहेबांचं एक छोटेखानी पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत करा। त्यानंतर स्थानिक कमिटीमधील एक दोघेजण ज्यांना काही आपल्या कमिटीबद्दल मांडायचे ते मांडतील। त्यानंतर ठाकूर साहेबांनी विनंती करेन की SRA प्रकल्पाबद्दल एक लोकांना SRA प्रकल्प कसा असला पाहिजे, कसा असतो, काय व्हावं हे मार्गदर्शन करा। आणि त्यानंतर लोकांचे जर काही प्रश्न असतील तर खास आमची इच्छा आहे की त्या प्रश्नांना एक उत्तर देऊन लोकांच्या मनातील संभ्रम दूर होतील असे आम्हाला मार्गदर्शन करावं एवढी अपेक्षा करतो। मी निलेश चाळके यांना विनंती करतो की त्यांनी ठाकूर साहेबांचं पुष्पगुच्छ आणि शाल श्रीफळ देऊन छोटेखानी सत्कार करायचा। आपण आज बहुसंख्य डोंगरवासी रहिवासी आपण आतुरतेने ज्यांच्या मार्गदर्शनाची वाट पाहत आहे असे आपले मुकेश ठाकूर साहेब यांना विनंती करतो आपण आपलं मोलाचं असं मार्गदर्शन करून आमच्या या रहिवाशांना संबोधित करायचं जेणेकरून या प्रत्येकाला मार्ग कळेल की आपण SRA मध्ये कुठे आणि कितपत आले आणि आपल्याला याच्या पुढच्या वाटचाली कशा पद्धतीने करायच्या आहेत याबद्दल आपण मार्गदर्शन करावं अशी आपणास नम्र विनंती। लग रहा है सब सो रहे, कोई भी नहीं जाग रहा है। जैसे आपका प्रोजेक्ट सो रहा है वैसे आप सब सो रहे। फिर से एक बार कोशिश करेंगे। जय हिंद। अब लग रहा है कि भारत में ठीक है। ठीक ऐसा है, मैं अपना एक परिचय दे दूं। मैं एक रिटायर्ड फौजी हूँ और मैं चाहता हूँ लोगों में वही जागरूकता रहे, आपके आवाज में, आपकी सोच में जब जागरूकता रहेगी तो आपका काम कभी भी रुकेगा नहीं। लेकिन जब आप सो रहे होंगे, देखिए आपके लिए ये सभा रखी गई, आप लोगों ने नहीं निश्चित किया लेकिन आपके पीछे कुछ लोग काम कर रहे हैं, आपके लिए काम कर रहे हैं, तो उन्होंने ये सभा का आयोजन किया। लेकिन आप यहाँ पे सभा में पहुंचने के बावजूद भी आप सो रहे होंगे तो आपको वो ज्ञान, जिस ज्ञान के लिए आप बैठे हो, वो नहीं मिल पाएगा। फिर कल आप बोलोगे हम गए तो थे लेकिन वहां की चर्चा का विषय क्या था, तो वो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो
मैं आपको एक्चुअली पहले एसआरए समझाता हूँ। देखिए एसआरए में क्या होता है, आपका स्टार्ट में एक जीबीआर होता है जिसको हम कहते हैं समोसा जलेबी की पार्टी। वो आपकी 2004 में हुई थी, ठीक है। उसके बाद में आपका प्रपोजल सबमिट होता है। प्रपोजल सबमिट के बाद में आपका एनेक्शिया 2 बनता है। एनेक्शिया 2 बनने के बाद में आपकी पात्रता सबकी डिसाइड की जाती है। फिर उसके बाद में लैंड एक्विजिशन होता है। लैंड एक्विजिशन होने के बाद में एलओआई आती है आपके प्रोजेक्ट की। एलओआई के बाद में आईओए आता है। उसके बाद में बिल्डिंग प्लान अप्रूवल सबमिट किया जाता है। और जब बिल्डिंग प्लान अप्रूवल आ जाता है तो सीसी लेके उसको प्रोजेक्ट बनाया जाता है। अब आपके प्रोजेक्ट में हुआ क्या है, जब मेरे पास में गजानन छलके साहब आए तो आए थे, बड़े अच्छे मन से आए थे। तो जब उन्होंने प्रोजेक्ट डिस्कस किया तो मुझे समझ में आया, मैंने बताया आपके साथ में तो बहुत बुरा हो रहा है। अगर जो गुस्सा इनके अंदर दिख रहा है, मेरे पास आए थे वो गुस्सा नहीं था, लेकिन आज कैसा है वो गुस्सा झलक रहा है। ये लोग भी बोले मुझे, सर ऐसा हो रहा है हमारे साथ में, लोगों के लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकाल पा रहे। तो मैंने बोला आप प्रयत्न कर रहे हो, बहुत प्रयत्न कर रहे हो, और जो इन्होंने काम किया है अब तक बहुत सराहनीय काम किया है। लेकिन क्या थोड़ा सा कैसा है, जो प्रयत्न किया था बहुत सराहनीय था, लेकिन कैसा उसका रिजल्ट नहीं निकल पाया, कहीं ना कहीं खरीद फरोख्त हो गई। तो जब रिजल्ट नहीं निकल पाए उस वजह से वो दुखी मन से आए थे कि क्या करें। तो मैंने बोला देखिए कैसा, हम वापस से एक प्रयत्न चालू करेंगे, लोगों को फिर से जागरूक करेंगे, लोगों को एसआरए के बारे में अवगत कराएंगे। जब एसआरए के बारे में उनको अवगत होगा तब कैसा है हर एक व्यक्ति खड़ा होगा। देखिए आपके सोसाइटी के चेयरमैन, सेक्रेटरी, ट्रेजरर, इनके खड़े होने से कुछ नहीं होता जब तक आप उनके पीछे नहीं खड़े हो। जब आपके घर में एक बच्चा पैदा होता है, जब वो 8 महीने का बच्चा हो जाता है तो जो माता पिता हैं वो क्या कहते हैं, बेटा डिग 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 चल जाएगा, थोड़ा 2 कदम रखा और पीछे आ जाएंगे, और बच्चा और थोड़ा सा भागेगा और संभाल लेंगे। ये क्या है, माता पिता का एक रोल है। वैसे ही सोसाइटी का एक रोल है, वो आपके भरोसे, ठीक है। यदि कैसा है, जब उनको आपका भरोसा मिलेगा, आपका सपोर्ट मिलेगा, तब कैसा है जो भी लड़ाई लड़नी है उनको एसआरए के अंदर, क्योंकि एसआरए के अंदर कोई भी लड़ाई आसान नहीं है। आप आज तक एसआरए में कार्रवाई नहीं करने गए वो बात अलग है। जिस दिन कैसा है आपको एक अपनी पात्रता करानी होगी ना साहब, तो आपने सुना होगा पहले जमाने में काला पानी सजा होती थी, तो वैसे ही एसआरए एक सजा है जिसको पात्रता करानी होगी। तो कैसा है आप परेशान हो जाओगे। तो जरूरी ये है कि आपको निश्चित करना है कि आपको कैसे घर मिले, कैसा डेवलपर हो, और आपको क्या क्या सुविधाएं मिलने वाली है। जैसा इन्होंने बताया कि 17 साल हो गए और 700 लोग को अकोमोडेट किया गया, तो यहाँ पे जो कुर्सी पे बैठे हैं, अगर इस हिसाब से कहते कि कंस्ट्रक्शन वर्क होगा तो जितने लोग कुर्सी पे बैठे हैं ये फ्लैट में कभी जाएंगे नहीं। क्यों? क्योंकि अगर 17 साल में 700 लोग को भी प्रॉपर तरीके से अकोमोडेट नहीं किया गया है तो 2800 को कहते कि अकोमोडेट करने के लिए और भी 30 वर्ष लगेंगे, और वो कंफर्म नहीं बता रहा हूं मैं। जो बच्चा यहाँ पे 15 साल का होगा उसको फ्लैट मिलेगा, वो फ्लैट का दर्शन करेगा, वो भी कंफर्म नहीं है। तो मतलब जो 15 साल का है, जब वो एट द एज ऑफ 50 होगा तब वो फ्लैट में जाएगा। तो जितने लोग कुर्सी पे बैठे हैं वो 15 साल से कम कोई भी नहीं है, तो इनको तो फ्लैट का दर्शन होएगा ही नहीं, ठीक है। क्योंकि आप सभी लोग समझ जाइए, जो आपका एसआरए बनना चाहिए उस हिसाब से कहते कि आप काम ही नहीं कर रहे हो।
आपको कैसा है, हर एक आदमी को क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। हाँ भाई, क्या कर सकते, क्या कर सकते, कब मुक्ति मिलेगी इस चाल से, कब मुक्ति मिलेगी सुलभ शौचालय से, कब झंझट से मुक्त होंगे। देखिए कैसा है, जो भी चाल में रहता है उनकी, मैं अपनी खुद की भी बात करता हूँ, उनकी कैपेसिटी नहीं है कि हम 1 से 1.5 CR का फ्लैट ले सके। ठीक है, हाँ कोई पढ़ लिख के अच्छा निकल गया, तब कैसा है वो लोन पे ले जाके फ्लैट लेगा और वो जिंदगी भर लोन भरते रहेगा। लेकिन जहाँ तक कि डेवलपमेंट की बात है, तो डेवलपमेंट तो किया जा सकता है, लेकिन डेवलपमेंट कब होगा, जब आप जागरूक होंगे। देखिए, डेवलपर प्रॉफिट के लिए आया है, उसके लिए उसके पास आज पैसे नहीं है तो ऑटोमेटिकली आपके प्रोजेक्ट को डिले करेगा, 30 साल बाद तक बनाते रहेगा। अभी भी ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो 22 साल हो चुके हैं, हार्डली उसमें कितने 600 टेनेंट है, 22 साल हो गए लेकिन वो प्रोजेक्ट नहीं खत्म हुआ। तो आपके इधर तो 2800 लोग हैं, तो आपका प्रोजेक्ट कब खत्म होगा? तो इसका खत्म होने का कोई सीमा नहीं है। आपको क्या करना होगा, देखिए आप लोगों को ये पूछना पड़ेगा, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, हम किसी के के नेता के अगेंस्ट में नहीं है, हम किसी डेवलपर के अगेंस्ट में नहीं है, क्योंकि कैसा है, मेरी छवि एक फौजी की है। ठीक है, तो मुझे कैसा है, किसी से लेना देना नहीं है, मुझे उस जनता से लेना देना है जो जनता के लिए ये विकास किया जा रहा है, और जो सारे प्रकल्प है जो जनता के लिए बनाई गई है उसमें विकास होना चाहिए। डेवलपर चाहे जो भी हो, नेता चाहे जो भी हो, सब अपने फायदे के लिए है, लेकिन आप अपना फायदा कब देखेंगे, क्योंकि आपका ही फायदा मेन है। ठीक है, जो रहिवासी है उनको जब एकोमोडेट किया जाएगा उनके घरों में, तब जाके उनको ये लगेगा कि हाँ आज हमारा प्रोजेक्ट बना है। ठीक है, जबकि हमारे पास जो भी लोग सलाह लेने आते हैं, ठीक है, हम क्या कहते हैं, आपका डेवलपर आपको क्या दे रहा है, ठीक है, क्या कॉर्पोरेट फंड दे रहा है, क्या आपसे एग्रीमेंट कर रहा है, क्या MOU बना रहा है, क्या फैसिलिटीज देने वाला है, सोसाइटी के लिए क्या फंड देने वाला है, लोगों की पात्रता कौन करेगा। यदि लोग, जो व्यक्ति अपात्र हो गए किसी डॉक्यूमेंटेशन की वजह से, तो उसको अल्टरनेट क्या बेनिफिट दिया जाएगा, ये चीज पूछो डेवलपर से, और ये आपका फर्ज है। जब तक आप, आज कैसा आपका प्रोजेक्ट नहीं बना है तो आप ठीक है, लेकिन कैसा है, जब आपका प्रोजेक्ट बनना चालू होगा तब आपको ये चीज कैसा है, बाद में पूछने से अच्छा आज पूछो। ठीक है, जो बच्चा रोता है और उसके पेट में दर्द हो रहा है, तो माँ को नहीं मालूम पड़ता बच्चा रो क्यों रहा है, दूध पीने के लिए रो रहा है कि पेट में दर्द हो रहा है। लेकिन आप लोग समझदार लोग हैं, आप लोगों को ये पूछना बहुत जरूरी है कि हमारा प्रोजेक्ट होगा कि नहीं होगा। अगर नहीं होगा, नहीं कैपेसिटी है, एग्जिट करो। क्योंकि हर एक सोसाइटी, जैसा कि आपके प्रोजेक्ट में 12 सोसाइटीज हैं, अगर 12 सोसाइटीज की बात ले हम, तो हर एक सोसाइटी में 300 से 350 सभासद हैं। तो अगर कैसा है, हर एक सोसाइटी बाइफर्केट भी हो जाती है और नए डेवलपर्स अपॉइंट कर लेते हैं, प्रोजेक्ट तो बनेगा कम से कम। आप अपना एक स्टैंडर्ड रखिए कि आपकी डिमांड्स क्या है, प्रोजेक्ट बनने से मतलब है। हर एक व्यक्ति चाहता है कि आपका प्रोजेक्ट बने। हमें ये नहीं देखना है डेवलपर कौन है और हमारा नेता कौन है। आपको यहाँ पे नेता बनना पड़ेगा। जब आप नेता बनोगे, यहाँ पे हर एक व्यक्ति जो बैठा है वो मुझे क्यों सुन रहा है? जब तक व्यक्ति को भूख नहीं लगती तब तक वो खाने की अपेक्षा नहीं करता। यहाँ पे हर एक व्यक्ति जो बैठा है उसको फ्लैट में घर की अपेक्षा है, इसलिए पूरे पब्लिक बैठे। अगर उनको अपेक्षा नहीं होती तो आराम से घर में सो रहे होते, टीवी पे मनोरंजन देख रहे होते, संडे है आराम से मटन मच्छी खा रहे होते। लेकिन कैसा है,
हर एक व्यक्ति को एक क्यूरियोसिटी है, क्योंकि एक समय बीत गया है, बहुत लंबा समय निकल गया, 17 साल हो चुके हैं और आपके प्रोजेक्ट का वेयर अबाउट ही नहीं है। और जब वेयर अबाउट नहीं है तो आप क्या आशंका लगा सकते हैं? आगे किसी ने देखा है क्या आपका प्रोजेक्ट कब बनेगा? अगर हम मानते हैं 2 सोसाइटीज को एकोमोडेट कर दिया गया है, 10 सोसाइटीज बच गई, एक सोसाइटी को एकोमोडेट करने के लिए हम बहुत बढ़िया काम होगा तो 3 साल में SRA की एक सोसाइटी के लिए, तो 3 साल में अगर SRA की बिल्डिंग खड़ी होगी तो 10 सोसाइटीज बाकी है, 30 साल तो डायरेक्ट हो गए। मेरा मैथ थोड़ा कमजोर है, आप लोग का चलते आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, लेकिन 30 साल में जाके 10 सोसाइटीज एकोमोडेट होगी, तो 30 साल में जब एकोमोडेट होगा तो हमारे घर की लालसा तो खत्म। ठीक है, अब हमारा धरती पे आने का मकसद, जब हम आए थे हमारा कोई मकसद नहीं था, लेकिन आज लोगों को देख रहे तो हमारे अंदर कोई मकसद जागृत हो रहा है, लेकिन हम उसके ऊपर काम नहीं कर रहे। जब आपके मन में वो बात बैठ जाएगी कि भैया कल से गलती की, कुछ नहीं, ये मैदान आपके पास पड़ा हुआ है, बोला कल से गलते 15 मिनट इकट्ठा होंगे और बात करेंगे भैया अब क्या हो रहा है, आज का प्रोग्रेस क्या है। नहीं तो इतना समय ना होने के कारण हफ्ते में संडे के दिन बैठ जाइए 15 मिनट मात्र, भाई अब क्या करना है, अब आगे क्या हमारी प्लानिंग है, किस हिसाब से हम अपने प्रोजेक्ट के लिए काम करेंगे। जब तक आप नहीं सोचोगे तब तक काम नहीं होगा। यहाँ पे कोई व्यक्ति ऐसा बैठा है कि वो बोले करते कि मेरा लड़का पैदा हुआ है और तू नालायक बन जा। किसी के पास ऐसा सोच है? अगर है तो हाथ खड़ा कर सकता है, नहीं है ना, तो हम क्यों नालायक बिल्डर लेके बैठे जो हमारे लिए काम ही नहीं कर रहा। हमें देखिए कैसा है, हमारे को कोई रिलेशन नहीं, हमको रिलेशन क्या है हमारे प्रोजेक्ट से, हम उसको भी गलती के लायक बना सकते हैं। हम एक एस्टिमेटम देंगे, साहब आप बहुत अच्छा काम करते हैं, आपको एक नोटिस भेजते हैं, आप हमको 15 दिन में जवाब दीजिए कि आप प्रोजेक्ट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। नहीं कर सकते हो तो एग्जैक्ट राम राम साहब राम राम बोल देगा, क्योंकि कैसा है फौज में ये सिस्टम है, मिलो तो राम राम, जाना है तब राम राम। तो बेसिकली उनको राम राम बोल दो, क्योंकि हमें अपने लिए काम करना, क्योंकि संसार का नियम है, प्रकृति का नियम क्या कहता है, जिस दिन से आप किसी चीज के बारे में सोचना शुरू करोगे, शाहरुख खान का डायलॉग है, आप लोग हंस नहीं रहे, बहुत सीरियस हो गए हो, ठीक है, अरे फौजी आदमी हो, थोड़ा मजाक भी करता हूँ, पूछो चल के रखे, ये तो यहाँ पे क्या बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठा हो गई, इसलिए मजाक नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। क्या है, अब बहुत सीरियस हो गए, और जब सीरियस हो जाता है ना व्यक्ति, तो क्या है दिमाग में बात नहीं जाता, ठीक है। तो प्रकृति क्या कहती है, जिस दिन से आप किसी विषय के बारे में सोचना शुरू कर दोगे तो किस्मत भी शिद्दत से उसको आपसे मिलाने की कोशिश करेगी। ये शाहरुख खान का डायलॉग थोड़ा चेंज कर दिया मैंने, अपने हिसाब से बोला। तो देखिए एक छोटा सा गलती मैं बोलता हूँ, बेसिकली जितने भी गलते सर लोग बैठे हैं, जो भी है मजाक के तौर पे लीजिएगा, यदि आप कहीं जा रहे हैं और कोई लड़की आपको पसंद आ गई, आप क्या कहते हो, अरे यार गर्लफ्रेंड तो यही चाहिए। अब क्या है, हर एक दिन नाके पे आप पहुंच जाते हो, गर्लफ्रेंड तो यही चाहिए। अब क्या होता है, 1.5 महीने चक्कर मारने के बाद में वो लड़की आपकी गर्लफ्रेंड आपके बाइक पे घूम रही। आपने क्या किया,
आपने सिर्फ दिमाग में एक प्लान बनाया, आपने सोचना चालू किया कि गर्लफ्रेंड तो यही चाहिए। तो कल से आपको क्या सोचना है, भैया सारे बिल्डिंग जल्दी से जल्दी बन के चाहिए, सारे बिल्डिंग जल्दी से जल्दी बन के चाहिए। आगे क्या करें, आगे क्या करेंगे, आगे क्या करेंगे, आगे ये बताओ। हाँ, देखिए कैसा है, लोग थोड़ा उत्सुक हो गए, उनके पास सवाल भी हैं, ठीक है। देखो कैसा मालूम है, जो हो गया आप मेरे को बता रहे हो, पर आगे क्या करेंगे बताओ, आगे क्या करेंगे बताओ। देखिए अब यहाँ पे कैसा है, यहाँ पे जरूरी ये है कि जो आपका प्रोजेक्ट है, आप कैसा है 13(2) भी करके इन्होंने देख लिया है, 13(2) भी करते कि वो सेटअप हो गया था। अब आपको क्या करना है, जो भी सोसाइटीज आपकी बाकी हैं उनको बाइफरकेट करो, उनको अलग करो और अपनी अलग अलग सेपरेट एंटिटी बनाओ, अलग अलग आइडेंटिटी बनाओ। क्योंकि जब तक आप अलग अलग आइडेंटिटी नहीं बनाओगे, क्योंकि कैसा है, जब आप एसआरए को पूछते हो कि साई श्रद्धा कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी प्रपोज्ड, वो क्या कहते हैं, ऐसी सोसाइटी हमारे पास नहीं है, क्योंकि आप रिकॉर्ड में नहीं हो। वहां पे रिकॉर्ड क्या आता है, हनुमान टेकड़ी। तो जब आपको कैसा है, जब हनुमान टेकड़ी आता है तो कैसा हो गया, आपके प्रोजेक्ट को अमलगमेशन किया गया है। अमलगमेशन का मतलब ये होता है, कभी भी आप 300 लोगों का प्रोजेक्ट है, उस पे एक सोसाइटी प्रपोज हो जाती है और उस पे एलवाई ले ली जाती है। उसके बाद में जितनी भी सोसाइटीज उठाते जाएंगे वो अमलगमेशन किया जाता है, जिसके लिए अलग से एलवाई बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। और डेवलपर मैक्सिमम लोगों को बिना फर्दर डॉक्यूमेंटेशन किए उसको मिलाते जाता है और प्रोजेक्ट को कहते हैं बड़ा कर देता है, लेकिन उस पर काम नहीं करता। जब काम नहीं करता तो वो प्रोजेक्ट होल्ड हो जाता है। तो जरूरी ये है कि आपको उसका बाइफर्केशन करना पड़ेगा और उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। सोसाइटी को जितने भी टेनेंट्स हैं वो अपना डिमांड प्रॉपर तरीके से रखें, जो भी उनके डिमांड्स हैं उसको पूरा कराने की कोशिश करें और डेवलपर से एस्टिमेट मिले कि कितने समय में आप हमारा काम करने वाले हैं। यदि अगर उसके पास से कोई एस्टिमेशन नहीं आती तो ऑटोमेटिकली आपको अपने ऑटो पायलट मोड में जाना पड़ेगा और आपको सोसाइटी बाइफर्केट करके अपना अपना अलग प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा, तब जाके आपका प्रोजेक्ट बन पाएगा। और यहां से कैसे है, अब थोड़ा सा कहते हैं कि मैं प्रश्न उत्तर में आ जाता हूं, क्योंकि प्रश्न उत्तर रहेगा तो आपको फटाफट समझ में आएगा कि एसआरए क्या है। तो जरा माइक ले लीजिए, जो भी आ जाइए, आगे आ जाइए, आगे आ जाइए। हेलो, ठीक है, जिसका भी प्रश्न उत्तर है वो एक एक करके पूछे कि एक्चुअली कहते कि उनका क्या प्रश्न है, तब जाके मैं उनको प्रति उत्तर कर पाऊंगा कि एक्चुअली आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, बोलिए सर, बोलिए, यहाँ से बोलिए। हॅलो, मी मराठी माणूस आहे. माझ्या घरी 7 माणसं आहेत, हो वर आणि खाली. हो, आता त्याच्याबद्दल कधी सांगेल की बाबा तुम्हाला वरचं काय भेटेल की खालचं काय भेटेल? ऐका ऐका, एक मिनिट, माझं पुरं होते नंतर तुम्ही बोला. मी तुम्हाला इज्जत करतो तुमची, मी काय तुमचा अपमान करत नाही. स्पीकरचा आवाज येऊ चालू. मी काय तो जो माणूस 5-5 पैसे जमा करून 10-10 पैसे करून जमा म्हणजे फॅमिली वाढते, त्याने मग जागा होत नाही. मग तो काय करतो, त्याला आपण डबल माळा करूया. हा, मग त्याला आम्हाला काय होतं की 2 माणसं वरती, 4 माणसं वरती किंवा 3 माणसं खालती. मग त्या माळ्याचं काय, एक मिनिट, हा झाला पहिला प्रश्न. हा, परत काय आलं की तुम्ही विचार करता की हा त्याच्याकडे काय काय पुरावे आहेत.
म्हणजे माळ्याचं मागायला विचार करता की तुमच्याकडे काय काय पुरावे आहेत. तुमचा मीटर दाखवा, तुमचे 2 मीटर आहेत का, तुमचे रेशन कार्ड 2 आहेत का, तुमचं आधार कार्ड, पॅन कार्ड. मैं आपके एक एक प्रश्न का उत्तर देता हूँ, एक एक प्रश्न. आप माइक रखिए. देखिए, जैसा कि इन्होंने बोला महले का क्या, क्योंकि कैसा हमारी फैमिली बढ़ जाती है तो हम माला बना देते हैं कि हमें एडिशनल स्पेस मिले, हमारे बच्चे आराम से रह सके. लेकिन कैसा है, एसआरए में अभी तक का कोई पॉलिसी आया नहीं है कि महले के लिए आपको क्या मिलेगा. लेकिन एसआरए अथॉरिटी ने अभी इस अधिवेशन में जब उसका प्रश्न उठा था तो सीओ एसआरए ने महले के अप्रूवल के लिए अभी लेटर डाला है मंत्रालय में. जब मंत्रालय कहते कि वो लोग उसके ऊपर जीआर इशू करेंगे तब जाके आपको महले के बारे में कुछ मिल पाएगा. तो जरूरी है कि जब आपका सर्वे अभी, क्योंकि कैसा है प्रोजेक्ट आपका 17 साल पुराना हो गया, यहाँ पे 60% खरीदी बिक्री हो गया होगा, तो जरूरी ये है कि जब आपका वापस से प्रोजेक्ट चालू किया जाए तो रीसर्वे किया जाए, जिससे कि जो खरीदी बिक्री वाला है वो एक्चुअली एनेक्चर में आ जाए, उसको उसका बेनिफिट मिले. नहीं तो क्या होगा, वो घूमते रहेगा सोसाइटी और डेवलपर के पीछे. ठीक है, महिला के लिए क्या करते हैं आज के डेट में, क्योंकि महिला प्रोविजन में नहीं है, पॉलिसी नहीं है, तो उस पर कुछ नहीं बोला जा सकता. तो डेवलपर क्या करता है, 40,000 रुपए महीने का आपको कंपनसेशन देता है. इसके अलावा महीने का कुछ नहीं मिलता. अभी दूसरा प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ, जो ओमकार बिल्डर है, शानदार आवाज आ सुने, ओमकार बिल्डर है, वहाँ पर जो डबल माले का जो जिन्होंने बनाया था, आज वो टाइम पे जब भी बिल्डिंग बनी और जिसको भी मिला उनको जो माले वाला था उन्होंने धरना बैठाया था इधर शांतादौला के हाईवे के बाजू में. मैं तो रोज जाता हूँ रोज देखता था. लेकिन उनको क्या बोला, चलो तुमको इधर ले, तो तुमको वहाँ क्या अपना बोलते वो अंधेरी के आगे, सॉरी चांदोली तुमको देंगे. तो वो क्या बोले, हमको चांदोली मत दो, हमको यहीं पे दे दो, क्योंकि हमारा जो है ना वो डबल वाले का उसका सब हम लोग ने पूरा रिटर्न पूरा दे दिया है. उसमें क्या बोला बिल्डर, अभी जो गुप्ता और शर्मा जो ओमकार बिल्डर है, वो मैं तो पूरी जानकारी रखता हूँ, मैं खाता हूँ काम करता हूँ, लेकिन जानकारी बहुत रखता हूँ. ये लोगों को क्या लगता होगा, ये तो हाफ चड्डी पहनता है, इसको क्या मालूम है. नहीं सर, कोई बात नहीं, हर एक व्यक्ति के पास जानकारी होती है. दूसरी बात एक है, जो अभी ये जो मीटिंग बैठी है, जो सभा बैठी है, जो जितने आदमी सब बैठे, वहाँ से मेरी चाय के बाजू में 19 रूम है, वहाँ से एक भी आदमी उसमें नहीं, क्योंकि हमारी ये क्या बोलते उसको चाल मालिक जो है ना, हम लोग इसमें रहते. लेकिन यहाँ पर एक बोर्ड लगा, इधर सामने बोर्ड लगा है, वहाँ से हम लोग का इधर का कोई चुना नहीं. क्यों नहीं चुना, क्योंकि हम लोग भी इधर रहते. सबसे पहले इधर कुछ नहीं था, यहाँ तो आदमी लोग बाथरूम करते थे, यहाँ तक घास उगती थी, वो ऊपर तो जाने दो, वो तो जाने दो, इधर का बात करो. लेकिन यहाँ पर बैठे सब आदमी, एक भी हमारे इसमें का 40 में 19 सर आपका नाम बताइए ना, आपका नाम. शशिकांत गोपाल काटकर, जय महाराष्ट्र. देखिए किसी कमेटी, कोई भी चाल समिति है, अगर वो छूट रही है तो वो आज भी संघर्ष समिति को आके अप्रोच करे. वो लोग आपको ऐसे छोड़ेंगे नहीं, आपको कहते कि आपका सभासद बना के लेंगे. देखिए कैसा है, अगर सर ने बोला है तो ऑटोमेटिकली ये मीटिंग खत्म हो जाने के बाद में सर जाके कहते हैं संघर्ष समिति से अप्रोच करें, ऑटोमेटिकली उनके सभासद को लिया जाएगा. देखिए आपको कदम बढ़ाना पड़ेगा, कदम आप बढ़ाओगे. आप क्या सोचोगे कि यहाँ पे लोग जाके कहते हैं कि आपको बोले कहते हैं कि आप कमेटी में आ जाइए, तो वैसे नहीं होगा. देखिए कदम आपको बढ़ाना पड़ेगा. आप अगर कैसा है, आपके पास में अगर इनविटेशन पहुंचा है तो आप उस बात को रखिए कि हमारे चाल की कमेटी में से भी एक व्यक्ति को वो लोग रखेंगे, क्योंकि उनको भी बड़ा काम करना है और हर एक लोगों को लेके चलना है. तो अभी कैसा है, सिर्फ प्रश्न उत्तर है, तो जो भी प्रश्न पूछना चाहते हैं आप लोग पूछ सकते हैं. जैसा कि उन्होंने मालिया का पूछा, बहुत अच्छा प्रश्न था, लेकिन क्या है मालिया का भी कोई प्रोविजन आया नहीं है. वो
जब जीआर पास होगा उसके बाद ही कहते हैं कि वो मिलेगा। अभी तक उसमें पॉलिसी ये है कि जो भी डेवलपर देता है 40,000 रुपए का कंपनसेशन अमाउंट देता है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं देता मालिया का। अगर आपका सर्वे होगा, रिसर्वे होगा, आप मालिया को भी एनेक्शन में डलवाते हो, तो कल के डेट में जब पॉलिसी आती है और आपके पास में उसका कंसर्न डॉक्यूमेंट रहेगा तो आपको मालिया का भी मिलेगा। ठीक है सर, अगला प्रश्न सर। सर अच्छा, मैं आपका सवाल पूछ रहा हूँ। अभी आपने परिशिष्ट एनएचओ 2 का बात किया, अगर एसआरएम एनएचओ 2 कैसे बनता है? सोसाइटी के हिसाब से बनता है कि पूरे एरिया का लेके बनता है? देखिए, पहले क्या होता था कि 2014 के पहले जब एनएचएल 2 बनता था, सोसाइटी नाम लिख के दे देती थी झोपड़ी धारक का, उस हिसाब से एनएचएल 2 बनता था। लेकिन आज के समय में ऐसा नहीं है, क्योंकि उसमें पहले बहुत धांधली होता था। अब क्या है, आपके घर पे प्रॉपर आईडी गिरेगी, उसके बाद में बायोमेट्रिक सर्वे होगा, हर एक स्ट्रक्चर का बायोमेट्रिक सर्वे होगा। आप चाहते हो कि इस रूम पे मैं इसको दिखा दूं, नहीं हो सकता। उस रूम पे उसका मालिक ही खड़ा होगा, तब जाके कहते हैं बायोमेट्रिक सर्वे होगा। बायोमेट्रिक सर्वे होने के बाद में उस रिकॉर्ड के तौर पे आपके डॉक्यूमेंटेशन, अगर आपका खरीदी बिक्री है तो जोड़ पत्र 4, अगर खरीदी बिक्री नहीं है, आप 2000 से पहले ही वहां पे रहते हो, तो जोड़ पत्र 3 और 2 लगा के वो सबमिशन होता है आपके डॉक्यूमेंट्स के साथ में। डॉक्यूमेंट्स क्या होंगे, आपको वोटर आईडी, लाइट बिल, सर्वे रिसिप्ट, और यदि आप टैक्स भरते हैं, असेसमेंट टैक्स भरते, ये चारों डॉक्यूमेंट में से कोई भी 2 वैलिड डॉक्यूमेंट होगा, एक प्योर वैलिड और एक सपोर्टिंग। मान लीजिए कैसा है कि आपके घर में लाइट मीटर नहीं है और आप 95 से वहां पे रहते हो। लाइट मीटर आपने लगवाया 2016 में, जब 2016 में लाइट मीटर लगवाया और आपकी वोटर आईडी 1995 की है, तो आपकी पात्रता हो जाएगी, क्योंकि कैसा है, वोटर आईडी एक आपका वैलिड डॉक्यूमेंट है और लाइट मीटर एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आ रहा है, तो आपकी पात्रता हो जाएगी। बस आपको जानने की जरूरत है कि डॉक्यूमेंटेशन क्या है। हम क्या करते हैं कि पूरा का पूरा पुरंदा, बर्थ सर्टिफिकेट, ठीक है, डेथ सर्टिफिकेट, सब कहते हैं कि जमा कर देते हैं। तो उसमें कैसा है, जो भी सक्षम प्राधिकारी है जो पात्रता करते हैं, उनको आपके डॉक्यूमेंट्स फाइंड आउट करने में मुश्किल होती है। तो आपको 4 डॉक्यूमेंट पे ही काम करना है, वोटर आईडी, लाइट बिल, सर्वे रिसिप्ट और असेसमेंट टैक्स। असेसमेंट टैक्स कोई नहीं भरता होगा, सिर्फ 3 ही डॉक्यूमेंट बचे, वोटर आईडी, लाइट बिल और सर्वे रिसिप्ट। इसमें भी वोटर आईडी, अगर आप 1 का 2 कर रहे हो, 1 का 3 कर रहे हो और तीनों सोच रहे हो वोटर आईडी पे होगा, नहीं होगा, क्योंकि एक वोटर आईडी पे एक ही होगा, 2 समाविष्ट में चला जाएगा, उसकी पात्रता नहीं होगी। उसके लिए सेपरेट डॉक्यूमेंट चाहिए, मतलब दोनों के लिए अलग से लाइट बिल चाहिए ही चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न सर बोलिए किससे है? मैंने पूछा क्योंकि हमारे डोंगर में पूरे सोसाइटी का 12 सोसाइटी का एक एनएचओ 2 बनाया गया है। आपके केस में क्या है, एक एनेक्चर 2 इसलिए बना है क्योंकि आपकी सोसाइटी एक है, हनुमान टेकड़ी, ठीक है। अगर आपकी 12 सोसाइटी होती तो 12 प्रोजेक्ट के हिसाब से कहते कि अलग अलग कहते एनेक्चर बनते थे। आपकी सोसाइटी हनुमान टेकड़ी है, आप सब उसमें मिलने जा रहे। अभी आप समझिए कैसा है, एक व्यक्ति है और उसके ऊपर 11 व्यक्ति चढ़ जाए तो आप क्या कहोगे उसको? एक व्यक्ति कहोगे कि क्या कहोगे? तो वैसे ही एक सोसाइटी बनाई गई है और 11 सोसाइटीज को मर्ज किया गया उसमें। जब मर्ज किया जाएगा तो एंटाइटी तो एक ही है ना। अगर हम बना दें संघर्ष समिति, संघर्ष समिति तो एक ही है, लेकिन इसमें जुड़ कितने रहे? 10 कमिटियां जुड़ रही है संघर्ष समिति में, लेकिन एंटाइटी तो एक ही है ना। तो इसीलिए आपका एनेक्चर भी एक ही है, क्योंकि हनुमान टेकड़ी एक ही सोसाइटी है। हाँ, आप क्या करते हो, शाही संस्था को अलग कर देते हो, प्रताप नगर को अलग कर देते हो, सब सोसाइटीज को अलग कर देते हो, तो सबका एनेक्चर भी अलग हो जाएगा। क्लियर सर?
देखिए आप एसआरएस से रिलेटेड मेरे को प्रश्न करते जाइए, ठीक है। जो भी कैसा है, जो आपका पर्सनल है वो संघर्ष समिति से आप कैसा है पूछ सकते हो। जब भी आपका समय होगा उस टाइम आप संघर्ष समिति से पूछें और उसका निवारण संघर्ष समिति करेगी। लेकिन जो आपका पर्सनल के लिए प्रश्न है एसआरएस से रिलेटेड, क्योंकि हम आपको एसआरए के ऊपर अवगत कराने आए। जैसा कि भाई का प्रश्न था कि हमारा एरिया कैसा है, उस एरिया को कहते क्यों हमारे पास डोमिनेट नहीं किया गया है। एक्चुअली वो नॉन स्लम एरिया है, वो डिक्लेयर नहीं है, नॉन स्लम है, लेकिन उनको उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। नॉन स्लम में क्या होता है कि जो डेवलपर को एफएसआई मिलेगी वो 2.5 की एफएसआई मिलेगी, लेकिन भाई को वहां पे 300 का ही घर मिलेगा। उनको वो सोचने की जरूरत नहीं है कि हमारे को क्यों अकोमोडेट नहीं किया जा रहा है, उनको भी वही सेम प्रिविलेज मिलेगा जो बाकी लोग को मिलेगा, बस उसकी एफएसआई डेवलपर को कम मिलेगी। नॉन स्लम का प्रोविजन ये है। तो आप सिर्फ एसआरएस से रिलेटेड प्रश्न पूछते जाइए, जिसके मन में जो सवाल है पूछते जाइए। जो भी आपके पर्सनल क्वेश्चंस होंगे वो संघर्ष समिति से आप बाद में पूछ लीजिएगा। मैं आपको एसआरए के ऊपर अवेयर करने आया हूँ, तो आप फटाफट अपने प्रश्न लीजिए प्लीज। सर, आपसे हम कुछ बात करना चाहते हैं। जैसे हनुमान टिगड़ी जो कमेटी बनी है, एसआरए कमेटी, वो तो चुनाव लड़के नहीं हुई है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? इसमें ऐसे मेंबर हैं जिनको 1000 के ऊपर कितना जीरो लगाना चाहता है वो भी पता नहीं होगा। ऐसे लोग को गुमराह करके कमेटी बना के इतना सब लोगों को गुमराह किया है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? देखिए क्या होता है, अभी आप जब आपके पास मेजोरिटी है, टोटल जो सभासद है हनुमान टिकड़ी को आप लेने जाएंगे एज अ सोसाइटी, तो ये 3500 लोगों का प्रोजेक्ट हो गया। और जब 3500 लोगों का प्रोजेक्ट हो गया तो जब आप इनको एकोमोडेट करने जाएंगे तो 3500 लोग एकोमोडेट होना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और इलेक्शन क्या होता है, इलेक्शन में जो सभासद पात्र होगा, पात्र ही सभासद इलेक्शन में एक्चुअली खड़ा होकर बोल सकता है। हेलो, हाँ सर बोलिए ना प्लीज। सर आपका स्वागत है। और ये 17 साल के बाद जो हमारे अभी आंखें खोल रही है, जो संगठन है जो निर्माण किया, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। मैं अभी क्वेश्चन करता हूँ आपको। ये अभी 17 साल हुए जो बिल्डर ने काम करता है, करूँगा या करने वाला है, वो फंसाया है हमें। तो अभी हमें रुकना है या बिल्डर को निकालना है? अभी वो इसके बारे में मुझे बताओ। देखिए कैसा है, इनका प्रश्न बहुत अच्छा है। हमें रुकना है कि डेवलपर को निकालना है? मैंने क्या कहा, आप डेवलपर को एक प्रॉपर नोटिस दीजिए कि आप हमें 15 दिन या 30 दिन में जवाब दें कि आप हमारा प्रोजेक्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। और कर सकते हैं तो क्लियर एमओयू करिए कि कितने दिन में करके दोगे। अगर अकोमोडेट कर दोगे कि 2 साल देते हो कि 2 साल में अकोमोडेट करोगे, एक एमओयू बनाओ, काम करो। आप उस एमओयू पे सोसाइटी को, जो आपकी सोसाइटी है, उसको एक ट्रांजैक्शन भी करो। हम आपको 1 करोड़ रुपया देते हैं आपके अकाउंट में, और 2 साल में आपका प्रोजेक्ट बनाएंगे, तो आप रुक सकते हो। क्योंकि हर एक पर्टिकुलर टेनेंट के पीछे कोई ना कोई अमाउंट आया, ठीक है, लेकिन आपको 30 दिन में कोई जवाब नहीं मिलता, क्योंकि 17 साल निकल चुके। अब 17 साल और भी 2 साल वेट करने का समय नहीं हमारे पास। तो 17 साल जब निकल चुके हैं तो आपको कैसा है, 30 दिन और दे देना चाहिए। एक बार नोटिस भेजिए, सामने से जवाब आता है, क्या आता है नहीं समझ में आता है, आप मूव ऑन करिए, पीछे को छोड़ दीजिए। जो भी डेवलपर है छोड़ दीजिए, नया डेवलपर लाइए। डेवलपर बहुत पड़े हैं मार्केट में, आप अपने पसंद से लाइए। अगर आप भी डेवलपर लाते हो तो प्रोजेक्ट बनाया जाएगा, आपके पहचान का डेवलपर होगा, प्रोजेक्ट बनाया जाएगा। हर एक संघर्ष समिति का क्या उद्देश्य है कि प्रोजेक्ट बने। इसमें कोई भी बैठा है, कोई भी व्यक्ति डेवलपर लाता है, संघर्ष समिति उसको अकोमोडेट करेगी, ठीक है।
हॅलो, जय महाराष्ट्र. आता आमचे सहकारी आणि चांगला प्रश्न तुमच्या समोर उपस्थित केला. त्या प्रश्नाचं उत्तर आपण असं दिलं, हिंदी कशाला, मराठीत नाही समजत. प्रश्नाचं उत्तर तुम्ही दिला की आपण मूव होऊ शकता, पण SRM मध्ये ज्या 3400 लोकांचं 3464 लोकांचं जो प्रोजेक्टमध्ये सगळी टोटल मेंबर्स आहेत आणि जे घोडबंगाल करून ठेवलंय की एका नावाखाली सगळ्यांना घुसवून ठेवलंय. आता प्रश्नाची गोची अशी होते की मूव व्हायचंय, पण त्याला 70 आणि 30चा क्लॉज व्हॅलिड आहे की नाही? 70% आणि 70% मेजॉरिटी आहे आपल्याला. नहीं है 51 ऍग्री. चला, मग आपल्याला मूव व्हायला लागेल 51% लोक. आपल्याकडे युनिटी कशी आहे आणि तीच फसगत केलाय. मगाशी तुम्ही सांगितलं की तुम्ही बायफरफिकेट, तुम्हाला सेपरेशन व्हायचं आहे. जेव्हा ऍडजॉइनिंग नावाखाली 12 लोकांना एकत्र मर्ज केलंय, तर तुम्हाला पहिल्यांदा सेपरेटेशन व्हायचंय. जर सेपरेट व्हायचं असेल तर त्याच्यामध्ये गोची काय केलेली आहे की श्रीकृष्ण सो अँड सो सोसायटी ह्याच्यामधले थोडे पार्ट हनुमान टेकडीत घुसवले, थोडे पार्ट द्रोणागिरीमध्ये फसवलेत. मग आता पोट विभाजन आपल्याला करायचं, आपली लोक आपल्याकडे मर्ज करायचे, आपल्याकडे आणायचे. हे जी गुंतागुंती आहे ह्याच्यासाठी म्हणजे ही क्रिटिकल खूप अवस्था आहे. तुम्ही जसं म्हणताय ना की 12 आपण मर्ज केलेल्या गोष्टी सेपरेट डिवाइड करू, पण त्याच्यामध्ये आणखी गुंतागुंत काय केल्या, त्या 12 सोसायट्यामधले 10 जण इथे, 40 जण तिकडे, उरलेले इकडे. हे जे सर्व केलेले आहे ह्याच्यामधून भरपूर क्रिटिकल गोष्टी आहेत. आणि मला वाटतं माझा स्वतःचा एक्सपिरियन्स आहे की मी याच्यावरती वर्क केलं, पण याच्यामध्ये आम्ही खूप मार्ग सापडतो की आम्ही प्रयत्न करतोय. आज ज्या गोष्टी आपण तुम्ही सांगताय त्या मला वाटतं की व्हॅलिड गोष्ट नाही तुम्ही सांगितलं असं मला म्हणायचंय. कारण तुम्ही त्यांना सांगितलं की ही गोष्ट होऊ शकते की तुम्ही रामराम करू शकता, पण त्यांना हे सांगायला पाहिजे होतं की 51% आपण म्हणलात की ही पर्सेंटेजची युनिटी मस्ट आहे. ही गोष्ट तुम्ही त्यांना सांगितलीच नाही पहिली गोष्ट. तर माझ्या मते युनिटी मस्ट आहे हे त्यांना सांगणं महत्वाचं आहे. त्यासाठी आज जे गोष्ट इथे पुढच्या रिकाम्या दिसत आहेत, पुढच्या काळात प्रत्येकाची जबाबदारी बनते की माझं घर हक्काचं जेव्हा मिळवायचंय हा विचार, संघर्ष जर करायचा असेल आपल्या घरासाठी करा. या खुर्च्या पुढच्या वेळेला कशा भरतील त्यासाठी प्रत्येकाने प्रयत्न करा. कारण हा आवाज मला वाटतं निलेश चाळके बरोबर मनोहर बंगालचा नर्मदाच्या मीटिंग मध्ये घुमला होता. आम्ही खूप प्रयत्न केले. चाळके साहेबांसारखा वरिष्ठ माणूस आज माईक हातामध्ये थरथर घेऊन कापताना सगळ्यांची ती व्यथा पोट तिडकीने मारतोय. ये आपका गुस्सा है. हा, हे गुस्सा आहे. आता इथे जे क्लायमेट झालं चुकीचं नाही आहे, प्रत्येकाचा एक राग आहे. त्यांना पण वाटतं की आमचं घर मिळावं, की लोक चुकीची नाहीये. डेफिनेटली. ऐका, त्यामुळे त्यांनी उठवलेला आवाज रास्त आहे. कारण त्यांना माझं आव्हान आहे की हा आवाज संघर्ष करणाऱ्या लोकांना नका विचारू, तर त्या बिल्डर. कारण हा प्रयत्न मी माझ्या वैयक्तिक लेवलला केलाय. आपण जेव्हा लोकांना न्याय द्यायला जातो, लोक आपल्याला जाब विचारतात. आणि जर ह्या कामामध्ये उतरायचं असेल तर जाब द्यायची, आपल्याकडे उत्तर देण्याची कणखरता असली पाहिजे. अन्यथा जर तुमचा उद्रेक असा असेल तर हे तुमच्याकडून न्याय मिळत नाही. हे माझं पर्सनली सांगणं, मी कोणाला उद्देशून बोलत नाही. येणारा प्रत्येक आपल्याला न्यायासाठी आपल्याकडे येणार आहे. कारण तुम्ही नेतृत्व करताय. नेतृत्व करणार तर तुमच्याकडे लोक ह्या आज जो तुमच्याकडे उद्रेक दिसला ह्याच भावनेने येणार. त्यांना आपण झिडकरून नाही जाणार. ती गोष्ट त्यांना वैचारिक देवाणघेवाण करून प्रॅक्टिकली पेपर्स मधून आपल्याला दाखवायचे. माझ्याकडे बरेच 20 पॉईंट आहेत. मी एवढे डिस्कस नाही करू शकत याच्यामध्ये, पण मी माझे पर्सनली मला जेव्हा वाटेल या संघर्ष समितीकडे मी संपर्क साधेन. ओघाने तुमच्याकडे ते पॉईंट मी मांडेन. कारण ही वेळ नाही की मी एकटाच माझ्या म्हणजे काहीतरी 20 पॉईंट तुमच्याकडे व्हॅलिड असतील मला माहिती नाही. सर्वात एक महत्वाचा गोष्ट मी फक्त सांगतोय की याच्यामध्ये सेंट्रल झोन पार्ट आहे आणि कलेक्टर पासिंग मध्ये काही पार्ट येतो. त्याच्यामध्ये बिल्डरने एक गोष्ट काय केलेली आहे की खोट्या वर्बली कमिटमेंट दिल्या की 8 दिवसामध्ये तुमचा आम्ही सर्वे करतो सेंट्रल झोनचा. पण ती गोष्ट त्यांनी अंधारात ठेवलेली आहे की ही गोष्ट होऊ शकत नाही. लोकांना फक्त ते सर्व करून बाजू मारून घेतली आणि जे आपल्याला पार्ट
FSI मिळणार होता तो आपल्याकडे खेचून गेला, त्याचा सर्वे केला गेला, त्यामुळे आपापसामध्ये हे डिवायडेशन झालेलं. त्या सोसायटीमध्ये सभासदांना वाटतंय की जे आमचं नेतृत्व करतात ते आमच्यावर अन्याय करतात, पण ते नेतृत्व करणारे अन्याय नाही करत. ही जी घोडबंगाल आहे ती एखाद्या बिल्डरनीच केलेली आहे. हा एक सगळ्यात आपापसामध्ये जे वादविवाद होतात ना त्याचं एक कारण आहे. अशा बऱ्याच गोष्टी आहेत. माझी मेमरी थोडी ब्लॉक होते, पण माझ्याकडे सगळं लिहिलेले पॉईंट मी ओघाने तुमच्याकडे आणे. हा सेंट्रल झोन आणि कलेक्टर पासिंगचा हा प्रश्न एक ठेवलेला आहे. त्यानंतर मी ऍडजॉइनिंग नावाखाली जी गोष्टी लोकांना डिवाइड केलंय आणि आपलं राज्य चालू केलंय ती एक गोष्ट तुमच्या समोर मी मांडलेली आहे. याच्यावरचे जे काही जे ऍक्शन असेल, आणि दुसरी गोष्ट की स्लम डेला आपण 13-2 साठी प्रयत्न केलेला आहे. पण साहेब वाईट हे वाटतं की आपण ज्या लोकांना गोष्ट समजावत होते की चुकीचा कारभार चाललेला आहे, ज्यांनी नेतृत्व या अगोदर 4 सोसायट्यांनी घेतलेले त्यांचा पण आवाज एकच होता की बिल्डर चुकीच्या वेनी काम करतोय, तर त्या कामाला विरोध आहे. त्यामुळे त्या लोकांचाही कुठे म्हणजे बिल्डरला सपोर्ट म्हणूनच हे नाही, कारण त्यांची लढाई हीच होती, फक्त लोकांचे प्रतिसाद जो पाहिजे होता, लोकांचं सहकार्य पाहिजे होता ते नव्हतं. काही लोकांना चेहऱ्याची एलर्जी होती. आज माझ्यासारखा काम करणारा एखाद्या मंडळाचं नेतृत्व करतोय, माझे वैयक्तिक काहीतरी हे असेल पण माझं तुम्हाला एलर्जी आहे, पण याचा अर्थ सार्वजनिक कामामध्ये हे बाजूला ठेवलं पाहिजे, हे लोकांनी समजून घ्यायला पाहिजे. कारण काम चुकीच्या पद्धतीने झालं, चुकीच्या कामाला विरोध आहे, कोणाचा त्या विकासकाला विरोध नाहीये. राहिला प्रश्न पॉलिटिक्सचा, पॉलिटिक्स झालं गेलं ते मला वाटतं दूर राहायला पाहिजे. चांगलं वाईट काय आहे ते वैयक्तिक लेवलला काही चेहरे आहेत ते महत्वाचे. आपल्याला एखाद्या कुठल्या पक्षानं किंवा ह्या गोष्टी लोकांसमोर बिंबवून पुन्हा त्या पॉलिटिक्सचा पाठ आणू नका, कारण आपल्याला आपल्या घराची लढाई लढायची आहे. आज आम्ही तुमच्याकडे संघर्ष समिती या नावाखाली प्रशांतजी महाडिक महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना म्हणून बघत नाही आहोत, निलेश साळके राष्ट्रवादी काँग्रेस म्हणून बघत नाही आहोत, मनोहर बंगाल शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे म्हणून बघत नाही. त्यामुळे वारंवार या गोष्टी तुम्ही लोकांवर बिंबवून की त्या पक्षाचा हा माणूस होता, ठीक आहे, तुम्ही ती गोष्ट सांगण्यापेक्षा लोकांनी आजमावलेली आहे. त्यामुळं आज एखादी आपण विकासात्मक कामाची सभा लावतोय त्याच्यावर पॉलिटिक्स स्टंट वरती तुम्ही बोलू नका, जेणेकरून लोकांची मनं दुभागली जाता कामा नये. 4 लोक आपल्याला जवळ आणायचे आहेत, तर मी म्हणतो आजची ही आपली अपयश आहे मी समजेन. या रिकाम्या खुर्च्या पुढच्याला प्रत्येकाची जबाबदारी बनेल की आपण या खुर्च्या, आपला विचार, या संघर्ष समितीचा लोकांना न्याय द्यायचा विचार आपण कसं लोकांपर्यंत पोहोचवू. आणि मी राहिलेले प्रश्न आपल्याकडे नक्की मांडले, मी माझ्या रायटिंग मध्ये तुमच्याकडे पोहोचेल. धन्यवाद. देखिए आपका प्रश्न वैलिड था, लेकिन आप गलत जगह बैठे हो. आपको संघर्ष समिति के साथ में होना चाहिए, क्योंकि आपके पास में यदि इतना ज्ञान है तो आपको लोगों का प्रतिनिधित्व करना चाहिए. आप वहां बैठ के प्रश्न मत पूछिए, लोगों को समझाइए. और यहाँ पे कैसा है, हमें कैसा है, जैसा आपने कहा कि यहाँ पे हमें कोई राजकारण नहीं चाहिए. यहाँ पे एक्चुअली कैसा है, आपने बहुत सही कहा कि राजकारण जब आप करोगे ना तो विकास नहीं होगा. आपको हर एक राजकारण, अगर यहाँ पे कोई एनसीपी वाला है, कोई शिवसेना वाला है, कोई मनसे वाला है, कोई बीजेपी वाला है, लेकिन वो उधर ही छोड़ दीजिए. यहाँ पे आप संघर्ष समिति में खड़े हो जाइए, हर एक पार्टी के यहाँ चलेगा, सिर्फ आप अपने घर के नाते यहाँ पे खड़े होइए और लीडर बनिए और सबका. दूसरा क्वेश्चन मैंने पूछा कि अगर मर्ज किया हुआ सोसाइटी है, उसमें जो एक सोसाइटी के अंदर डिवाइड किया, पब्लिक डिवाइड किया, तो उसको एक तो इकट्ठा करना है, नहीं तो आप देखिए, एक सवाल मैंने पूछा, वैलिड नहीं है क्या, मेरे को पूछो. आपका प्रश्न मैंने पहले ही बोल दिया कि एक मिनट देखिए, मैंने सर प्लीज, मैंने पहला सवाल पूछा था कि वो आपको मैंने एक्सप्लेन किया. दूसरा सवाल ये पूछा कि बिल्डर ने जो एक सोसाइटी को 12 जगह मर्ज करके उसमें जितने भी मेंबर्स हैं उसको अलग अलग किया है, तो ये गलत किया है, बिल्डर नहीं बोल रहा हूँ मैं, तो उसको सही तरीके से लाना है, तो उसके लिए सॉल्यूशन ढूंढना है. तो आप वे दे सकते हैं, आप लोग को कंसल्ट कर सकते हैं. तो मैंने गलत पूछा क्या आपको? मेरा कहना क्या है, देखिए मेरा उस पर उत्तर ये है सर. और एक मेरा सवाल है कि मैंने दूसरा पूछा सवाल कि सेंट्रल जोन का पार्ट और कलेक्टर पासिंग का पार्ट
अगर हमारे सोसाइटी के पास बिल्डर आते हैं तो क्या पूछता है कि 70 लोग को हम लोग लेके जाने वाले हैं, और जब सर्वे होता है तो 40 लोग को अलग करता है और 30 जन को अलग। इसके पीछे टेक्निकल प्रॉब्लम क्या है वो लोगों को बताना जरूरी है, वो बताया नहीं क्योंकि सेंट्रल जोन का एनओसी मिलेगा ही नहीं, राइट बराबर ना। लेकिन लोग आपस में झगड़ रहे हैं, ये इमोशनल नहीं है, लोग आपस में झगड़ रहे हैं कि हम लोग को ये साथ में नहीं लेके जाओ। मैंने आपको पहले ही कहा आपकी जगह वहाँ नहीं थी, आपकी जगह कमेटी के अंदर है। और यहाँ पे कैसा है, आप प्लीज एज अ फौजी आप अगर एक फौजी का रिस्पेक्ट करते हो तो मैं आपको कहूँगा संघर्ष समिति में इनके साथ में आ जाइए। आपके जैसे ज्ञान वाले लोगों की इनको जरूरत है सर, जो कि लोगों को आगे, जैसे आपने बोला 13-2 आपने कहते उसके लिए काम किया था, तो 13-2 में आप लोगों ने काम किया लेकिन वो निष्फल हो गया। तो आपसे फिर एक नया काम शुरू करिए जिससे कि आप आगे जो आप चाहते हो विकास वो हो पाए। और जहां तक की बाइफिकेशन की बात थी, आप बोले आपकी सोसाइटी से 10 इसमें गए 40 इसमें गए, लेकिन जो मुख्य प्रवर्तक आपकी सोसाइटी के हैं, आप समझ के चलते हो 300 टेनेंट है, आपका जो मुख्य प्रवर्तक है उसको तो मालूम होना चाहिए कि वो 10 कौन से है इस सोसाइटी में और 40 कौन से उस सोसाइटी में, उसको मालूम होना चाहिए, उसको लेके जाना है। मालूम है सर, लेकिन जो प्रवर्तक है वो गायब करके, जैसे कि आपने बताया हनुमान टेकड़ी का पार्क का, तो हम लोग जो सवाल लेके जाते हैं उसका आंसर ऐसा क्या देते हो उनको, इसके लिए हम लोग को पार कर, अभी साहब ने बताया कि वो कमेटी को डेफिनेटली आपके कैसा है, आपके पास में कैसा है, मुझे मालूम है आपको सारे के बारे में अच्छा ज्ञान है, आपके सवाल बहुत सारे होंगे, तो कैसा है आप कभी भी मेरे ऑफिस विजिट कर सकते हो, मलाड में ही है। दूसरी बात, मैंने कुर्सी खाली है किसी का कंपन बताने के लिए नहीं बताया सर, मेरा ये सोच है कि संघर्ष करना है, अपने से 10 लोग इधर लाओ ताकि अपने मुझे जनजागृति की मुट्ठी की ताकत बढ़ेगी, ये मेरा मकसद था। लेकिन प्रेजेंटेशन कर रहे रॉन्ग है। देखिए कैसा है, अगर देखिए मैं आपको क्या कह रहा हूँ कि एज अ फौजी, ठीक है, कोई भी गुस्ताखी अगर इस प्रोग्राम में हो रहा है तो मैं आप लोगों से माफी चाहता हूँ, क्योंकि कैसा है हर एक व्यक्ति में कोई ना कोई गुस्सा है, कोई आक्रोश है, 100%, ठीक है, तो वो आक्रोश को कैसा है डेवलपर के अगेंस्ट में लगाओ, ना कि अपने बीच में ही लगाओ। और ठीक है, बिना पूछे विकासक ने एक ही चाल में के 10 इधर डाल दिए 10 उधर डाल दिए। अब वो लोग जब सवाल आता है तो इधर जाओ या उधर जाओ, तो उनका एक कमेटी में नाम आता है, वो बोलते हैं हम उनके साथ नहीं जाना है, और उनके एक कमेटी में जो आते हैं वो बोलते हैं हमको संघर्ष समिति के साथ जाना है। तो कुछ कमेटी में मेंबर्स यहाँ पर नहीं आए बट लोग आ चुके हैं। बेसिकली क्या है, जो जिनका डेवलपमेंट हो गया है उसके अलावा जितने लोग बचे हैं समझ जाइए वो अलग ही कमेटी है। हनुमान टेकड़ी को भूल जाइए आप, अगर आपके कैसा है साई श्रद्धा बनाया है, प्रताप नगर बनाया है, कोई अलग अलग कमेटी, तो उनका कुछ मतलब ये प्रोजेक्ट में 1429 लोग को उन्होंने लोकेट किया, ये झोपड़पट्टी धारक कलेक्टर पासिंग में आएंगे। 1900 लोग जो 19 है वो प्रकल्प बाधित है, उसमें से 1400 लोग में से 650 लोग को घर भी मिला है, वो फॉर्मेलिटी गलत तरीके से मिला है, घर दिया है, पेपर वर्क सही है, बहुत बार घुमा फिरा के हुई है, और वो फैक्ट है। गौरव सर, जो 1929 लोग हैं, 1919 जो प्रकल्प है, तो उनको घर किधर मिलना है, क्या मिलना है, ये मतलब बिल्डर ने कुछ ऐसे लोकेट किया नहीं है, वो इन फ्यूचर इधर ही मिलेगा किधर वो नहीं है, ये सवाल मेरे ये कैसा है आपका वैलिड सवाल है। एक्चुअली पीएपी क्या होता है, प्रोजेक्ट अफेक्टेड पर्सन, ठीक है। अब 600 लोग को इन्होंने बोला अकोमोडेट कर दिया गया है, लेकिन वो बाकी के 1400 लोग कौन है, एक्चुअली कैसा है वो लोग अपात्र हैं, जो अपात्र पड़े हैं उनको पीएपी में दिखाया जाता है प्रोविजनल पीएपी। 2 पीएपी होती है, एक रेगुलर पीएपी और एक प्रोविजनल पीएपी। रेगुलर पीएपी जनरेट होती है जब डेंसिटी आपका कम होता है, आपके झोपड़े कम होते हैं, लैंड एरिया बड़ा होता है, तो आपको रेगुलर पीएपी जनरेट होता है। लेकिन आपके प्रोजेक्ट में जितने लोग अपात्र पड़े होते हैं उसके लिए प्रोविजनल पीएपी जनरेट होता है। उनका घर यही बनेगा, बिल्डिंग यही बनेगी, लेकिन कैसा होगा, अगर प्रोजेक्ट बनने से पहले वो लोग पात्र होते गए तो वो प्रोविजनल पीएपी से निकलते जाएंगे और प्रोजेक्ट में आ जाएंगे और उनको अकोमोडेट करते जाएंगे। जब डेवलपर का पूरा प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा और पूरे लोग पात्र हो गए होंगे तो सबके सब यहाँ अकोमोडेट हो जाएंगे।
बाकी जो प्रोविजनल पीएपी मान लीजिए 1900 बताया इन्होंने, उसमें से सिर्फ 20 लोग अपात्र बचे लास्ट में, तो क्या होगा, सिर्फ 20 प्रोविजनल पीएपी जो फ्लैट होगी वो गवर्नमेंट को सरेंडर हो जाएगा। ये 20 लोग जब पात्र होके आएंगे वो एसआरए अथॉरिटी को एप्लीकेशन करेंगे, स्टेट डिपार्टमेंट को, और वहां से उनको घर मिलेगा। जरूरी नहीं है कि वो यहाँ पे मिले, वो कहीं पे भी मिल सकता है। मुंबई में 3 किलोमीटर आपके लोकेशन से 3 किलोमीटर के दायरे में कहीं पे भी पीएपी मिल सकता है। तो आपका कोशिश ये होना चाहिए, जो भी डेवलपर आए आपकी पात्रता जल्द से जल्द हो, जिससे क्या है आप पीएपी में ना जाओ। ठीक है। दूसरा सवाल ये, 12 सोसाइटी है, उसमें से हर एक का मतलब ऑफिस है, कुछ मतलब मंदिर है, तो उसमें क्या किया अभी सब मर्ज किया है, तो उसमें से प्रॉपर लोकेट नहीं किया है प्रोजेक्ट में कि आपका ऑफिस के बदले में कुछ इधर उसका यही नहीं है। इसीलिए बोल रहे हैं ना बाइफरकेट करिए ना सर। जब आप लोग सोसाइटी को पूरा बाइफरकेट करने लगेंगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि हमें क्या डिमांड लेके चलना है अपनी सोसाइटी के लिए। ओके सर। हर एक मुख्य प्रवर्तक को काम करना पड़ेगा, और साथ में कैसा है आपको भी काम करना पड़ेगा, क्योंकि कैसा है यहाँ पे हम लोग एसआरए में हमारे झोपड़े के बदले में घर का डिमांड कर रहे हैं। तो यहाँ पे कैसा है, राजकारण को हटा दीजिए और सब इकट्ठा हो जाइए। ठीक है, कोई भी पार्टी नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज होना चाहिए कि भैया कैसा है, संघर्ष समिति है, डेवलपर के अगेंस्ट लड़ रहे हैं, कोई पार्टी नहीं। हाँ, आप पार्टी के थ्रू कितना प्रेशर लगा सकते हो वो लगा लो इस काम के लिए। यहाँ पे अपना खुन्नस मत निकालिए। ठीक है, आगे कोई प्रश्न पूछिए सर। सर, अभी आपने बाइफरकेशन का बताया, तो आपको तो अच्छी तरह समझ में आ गया कि हमारा क्या समस्या है, कि हमको अमल कमीशन किया गया है, लेकिन अमल कमीशन में भी हमारा अमल कमीशन हुआ है। जैसे कि मैं त्रिवेणी सेवा मंडल रजिस्टर का मेंबर, तो हमारे जो है वो प्रपोज कमेटी में नहीं है। हमारे 40 लोग शिरोपेरणा में है जो बिल्डर की प्रपोज कमेटी है, और दूसरी द्रोणागिरी में है जिसमें 110 है। तो उनको हमारा उद्देश्य तो ये था कि हमारे 156 त्रिवेणी के नाम से किसी भी एक प्रपोज कमेटी के अंडर सबमिट हो। तो अभी हमको एक कमेटी में लाना है उनको, तो उसका क्या प्रोसीजर हो सकता है, और जिनको अपात्र है, अनिर्णित है, तो उनको पात्र करने की जिम्मेदारी किसकी है, और वो किस तरीके से हम कर सकते हैं, इसकी थोड़ी जानकारी। देखिए, डाउट्स डेवलपर ने इतने क्रिएट कर दिए हैं कि उसका आंसर ही नहीं है आपके पास में। ठीक है, लेकिन फिर भी मेरे पास आंसर है। देखिए, अगर आपके 156 लोगों की कमेटी है, आप किसी बाउंड्री पे बैठे हो, ठीक है, अब आपको पाकिस्तान में जाना है कि इंडिया में जाना है वो आप निर्धारित करोगे। ठीक है, आप कोई ना कोई कमेटी अगर बाई डिमार्केशन पे हो आप, तो आप किसी भी को कमेटी को चुन लीजिए। आपको त्रिवेणी में जाना है तो आप त्रिवेणी में ही नहीं सर, त्रिवेणी हमारी अनप्रपोज कमेटी है जिसको बिल्डर ने नियोजित नहीं किया। वो उनके दो जगह पे मर्ज किया उनको। हाँ। एक शिवप्रेरणा है जो प्रपोज है, और द्रोणागिरी है जो प्रपोज है, उसमें डिवाइड किया है त्रिवेणी को। त्रिवेणी प्रपोज नहीं है, तो ऑटोमेटिकली कैसा है, जिनको कैसा है द्रोणा में मर्ज किया गया है वो द्रोणा में अकोमोडेट हो जाए, और जिनको दूसरी सोसाइटी में अकोमोडेट किया गया उसमें मर्ज हो जाए, या तो 156 लोग को मिला के एक नया प्रपोज बना दिया जाए। तो ऐसा कर सकते हो? कर सकते हैं, क्योंकि जो दोनों कमेटी है जो प्रपोज, उसके प्रवर्तक जो है प्रमोटर, वो भी हमारे लिए या वो काम नहीं कर रही है, वो एक्टिव नहीं है, तो उसकी जगह पे प्रमोटर ही काम करेगा ना। डेफिनेटली आप चीफ प्रमोटर बन जाइए 156 लोग। बनूंगा कैसे? सर ऐसा क्यों बोल रहे हो? देखिए कैसा कैसे बनूंगा आपने, देखिए कैसा है, इनिशिएटिव कौन ले रहा है? आप बोल रहे हो प्रश्न मेरा है, इनिशिएटिव कैसा है? चौथे आदमी को बोलोगे लेने के लिए? आप प्रोसेस की बात कर रहा हूँ कि मैं कैसे बन सकता हूँ। सर प्रपोज्ड कमेटी है, आपको लेके चलना है 156 लोगों को। लेकिन प्रपोज कमेटी के जो प्रमोटर है वो अभी वो दूसरे सोसाइटी के, त्रिवेणी कल बनेगी, बन गए है। हाँ, आप यहाँ पे खड़े हो, त्रिवेणी बन गई। मैं भी उन्हीं में से एक हूँ, यहाँ बैठा हूँ, उनमें काम कर रहा हूँ। बेसिकली कैसा है कि ये कैसे बनेगा वो आप मेरे से पूछ लीजिएगा पर्सनली। अच्छा, ठीक है। और जहां तक की पात्रता की सवाल है आपकी, जो पात्रता है वो इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पात्रता
लेकिन कैसा है, आपको क्या करना है कि डेवलपर के ऊपर प्रेशर डाल के अपनी पात्रता करवा के लेना है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफिस का वर्क है, खर्चा बहुत ज्यादा है। अपने जेब से बियर करोगे क्या आप? माइक पे बोल रहा हूँ, डेवलपर को आपकी पात्रता के लिए लाख रुपए देने पड़ते हैं। आपकी पात्रता के लिए आप जाओगे, आपको 4 लाख रुपए देने पड़ेंगे। तो कोशिश करें कि डेवलपर के पीछे पड़ के आपकी पात्रता हो जाए। ये मत सोचे कि डेवलपर कराएगा, हो जाएगा, झोपड़ा चला गया, भाड़ा मिल जाएगा। नहीं साहब, कैसा है ना, कल काम करना है ना, तो आज ही, अभी 6 बजे की बस है, तो अगर पकड़ना है तो हम 5:30 बजे ही खड़े होंगे। ठीक है, आप सोचोगे 6:30 बजे खड़े होंगे तो बस तो नहीं मिलेगी। तो इसीलिए कैसा है, डेवलपर जब आपका काम चालू करता है तो जरूरी ये है कि आपको उसके पीछे 3 से 6 महीना, 6 महीने में पात्रता हो जाती है। तो 6 महीने में आपको पीछे लगे रहना पड़ेगा, मेरा एनेक्चर 2 किधर है, मेरी पात्रता हुई कि नहीं हुई, क्यों नहीं हुई, क्या रीजन है, क्या डॉक्यूमेंट कमजोर है, नहीं हो पा रहा है, अगर अपात्र हो गया है तो क्या अगला क्या प्रोसीजर है अपील का, वो अपील हुआ कि नहीं हुआ, अपील होने के बाद में फिर रिमांड बैक आएगा तो फिर से आपकी पात्रता की जा रही है कि नहीं की जा रही है, आपको करना पड़ेगा। आंखें आपको खुली रखी। इसी सोच से हम ये संघर्ष समिति बनाई है और ये इसी माध्यम से हम आगे जा रहे हैं। तो मतलब आपके हिसाब से हम सही जा रहे हैं, इसी तरह से कोशिश करती रहनी चाहिए तो हम आगे जा सकते हैं। देखिए आपने एक सोच क्रिएट किया है, ठीक है, कि एक माध्यम से हमको जाना है, लेकिन उस माध्यम से जाने के लिए आपका तन मन धन सब लगेगा। क्या आप उसके लिए कहते तैयार हो? क्या आप कहते हो तन से तो मैं तैयार हूं, लेकिन मन से नहीं तैयार हूं? फिर कहा जाता है धन, बोला धन। तो देखिए कैसा है, तन मन धन से जब आप तैयार हो जाएंगे तो कैसा है, आप पहुंच पाएंगे। आप कैसा है, 10 कदम चलना था, 9वें कदम तक तो पहुंच ही जाएंगे। लेकिन जब आप चलना चालू करेंगे तब यहां कुर्सी पे बैठे बैठे नहीं हो पाएगा। अगला प्रश्न सर, आप लोग के पास प्रश्न नहीं है क्या? 1 मिनट, हेलो, प्रश्न 1 मिनट ठाकुर जी, एक सवाल था। यहाँ पे जब प्रोजेक्ट शुरू हुआ ना, तो जिस ले में हम सब गए ट्रस्ट से कि एक घर को घर मिलेगा, ये विकासक का प्रॉमिस था। आज भी उसका प्रॉमिस वही आता है, मैं हर घर को घर दूंगा। बट हमको घर सिर्फ घर के बदले में घर नहीं चाहिए, पात्र करके चाहिए। जो उनकी सोच है कि आप पहले रहने तो जाओ फिर मैं पात्र करता हूँ, आज वो जमाना नहीं है। पहले तो अलॉटमेंट मेरे ख्याल से बिल्डर या कमेटी बैठ के करती थी, आज तो प्राधिकरण का आदमी आएगा उसके सामने ही होगा। तो मुझे नहीं लगता प्राधिकरण का आदमी जो अपात्र है उसको चाबी देगा। और अगर पहले भी कुछ दिए रहेंगे, आज जमाना स्मार्ट है, आज माहिती अधिकार के नीचे अगर पत्रक डाल देते तो उसमें पूरा लिखा जोखा आ जाता है। अगर उसमें पता चलता है कि आदमी अपात्र है करके, फिर अगर कोई चैलेंज करता है तो एसआरए तो एक दिन में उसको निकाल देगी। तो ये चीज तो ऑलरेडी घट चुकी है, बट आगे नहीं घटे। अभी आगे नहीं घटे, इसलिए अगर मान लो आज हम लोग संघर्ष कर रहे हैं तो आज तो विकासक बोलेगा तुम्हारे अपात्र तुम कर लो। जबकि हमने, हमारा जो कमेटी, हर कमेटी ने जब इकट्ठा जो दिए एग्रीमेंट, वो बात ही ये थी कि जो भी लोग हैं उनमें अगर कुछ अपात्र भी है तो उनको भी पात्र तुम करो और उनको घर दे दो। उन्होंने ना बोला नहीं, बट उन्होंने उस वक्त सिर्फ एक ही वर्ड बोला है, घर को घर दूंगा। आज उस वर्ड पे अगर वो जाएंगे कि घर को घर दूंगा बट पात्र अपात्र को पात्र करके नहीं दूंगा, तो वैसे घर जो मिलेंगे वो जिम्मेदारी कमेटी पे आ जाएगी। उन लोगों का क्या जो पहले ऑलरेडी ऐसे दे चुके हैं, घर के बदले घर दे दिया बट अपात्र है। आज अगर कोई चैलेंजेस आता है, कोई आरटीआई डालता है
तो उसमें तो प्राधिकरण उसको निकाल देगा, जो नहीं होना चाहिए। हमारी भी कोई ऐसी फितरत नहीं है कि किसी को भरे घर से निकालना है। बट लॉजिकली अगर आज किसी ने दिए कमेटी में, जैसे हमने हमारे कमेटी में दे दिए पेपर कि विकासों को दे दो, ये मेरे कुछ इनकम्प्लीट थे, वो डॉक्यूमेंट्स दे दिए, बट उस इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट को उन्होंने आज तक सबमिट ही नहीं किया है, इसलिए वो तभी भी अपात्र था, 5-6 साल पहले भी अपात्र था और आज भी अपात्र है। तो वो पात्र अगर वो नहीं करेगा तो पर्सनली इंडिविजुअल आदमी को खर्चा खुद को करना पड़ेगा। तो इसके लिए कुछ सोल्यूशन नहीं हो सकता, अगर विकास नहीं करेगा तो हमको ही करना पड़ेगा। देखिए कैसा है, अगर हम बाइफिकेशन की बात कर रहे हैं, डेवलपर के साथ में काम करने की बात कर रहे हैं, तो हम उससे MOU पे बात करेंगे, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जो कि स्टैम्प ड्यूटी होगा, जिसका MOU में क्या लिखा जाएगा, यदि जो व्यक्ति अपात्र होता है तो उसके बदले में क्या दिया जाएगा। अगर अपात्र होता है तो उसको अलग से अल्टरनेट अकोमोडेशन या तो अपने सेल में दे, या तो उसको उसके बदले में जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है उतना पैसा वो दे, ना तो पात्रता करा के दे। तीनों में से एक ऑप्शन MOU में रखना पड़ेगा। जैसा कि कोई भी नया प्रोजेक्ट बनने जाता है तो उसकी कमेटी हमारे पास आती है, तो हम उनको सबसे पहला बात यही कहते हैं कि आप डेवलपर के साथ में समझौता किस तौर पे कर रहे हो। अगर आप समझौता करने जा रहे हो तो आप पर्सनल MOU बनाओ, जिसमें सोसाइटी और डेवलपर के साथ में लिखा होना चाहिए कि आप हमको क्या दोगे, हमारे को क्या एमिनिटीज दोगे, बिल्डिंग कहाँ बना के दोगे। अगर ये व्यक्ति अपात्र होता है तो उस कंडीशन में पात्र कौन कराएगा। अगर वो किसी कारणवश 100 में से 10 ऐसे हो सकते हैं जो शायद पात्र हो ही ना पाए, ऐसे भी होंगे जो 2011 के बाद वाले भी हों, ठीक है, तो पात्र हो नहीं पाए लेकिन उनके पास झोपड़ा है, तो उनके लिए क्या, तो उनको अल्टरनेट अकोमोडेशन सेल में दिया जाए, या तो उसके बदले में उसको एक अमाउंट कंपनसेशन, जो मार्केट वैल्यू, अगर आपके झोपड़े की मार्केट वैल्यू आज के डेट में 25 लाख रुपए है तो उसको 25 लाख रुपए दे दी जाए। वो MOU में करके लेना पड़ेगा, तब तो डेवलपर आपके साथ में बाधित होगा। अगर आप ऐसा नहीं कराते हो तो डेवलपर वर्बली ओरली कुछ नहीं देगा, आपको 33, 38 का नोटिस लगाएगा और जितने अपात्र होंगे सबको डेमोलिशन करके निकाल देगा। आप अपनी लड़ाई लड़ते रहो और आप कभी सफल नहीं हो पाओगे अपनी लड़ाई में, क्योंकि आप बढ़ जाओगे, और जब बढ़ जाओगे तो लोग कैसा है, लूटेंगे। जब शेर शिकार करता है ना, वो झुंड से एक हिरन को अलग करता है और तब शिकार करता है। तो जरूरी ये है कि आपकी सोसाइटी सजग रहे, क्या डॉक्यूमेंटेशन करना है उस हिसाब से डॉक्यूमेंटेशन करे और सबको एक साथ लेके चले, तब तो सबका कल्याण होगा। अगला प्रश्न पूछिए सर। अगला प्रश्न पूछिए ना सर, प्रश्न फटाफट पूछिए ना। हेच वाक्य बोललो मगाशी, SRAच्या संदर्भातील प्रश्न जे असतील ते विचारा, की पुन्हा जसं बऱ्याचशा गोष्टी आहेत, आता सांगितलं MOUचं वगैरे आहे, ते आपण नाही बनवलेले आहे, इथून पुढे बनवू शकतो, पण पूर्वीचे नाही बनवले ते नाहीच आहेत। जी, सबसे पहली बात तो धन्यवाद आपका कीमती समय निकाल के हम लोग के लिए देने के लिए, सबको एक्सप्लेन करने के लिए। और जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, सबको होप है, सबको फ्लैट चाहिए और सब यहीं पे बढ़ेगा। मेरी तो पैदाइश यही की है, मैं तो स्कूल में 97 के टाइम से सर्वे देख रहा हूँ, सब कुछ देख रहा हूँ। अभी तो वो 40 ईयर्स हो गए, बुढ़ा होने आया, अभी बच्चे में मिलेगा जो भी बात है। पर लेकिन एक चीज पूछना है मेरे को, जैसे आपने कहा SRA, और जैसे उन्होंने कहा कि जहाँ शादी करने के लिए SRA के आदमी आते हैं, सब आते हैं, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी भी बनती है, गवर्नमेंट बॉडी की भी, कि अगर प्रोजेक्ट्स डिले हो रहे हैं तो उनको भी आंसरेबल होना चाहिए जिस चीज के लिए, मेरे अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट बॉडी को भी कुछ हद तक, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती क्यों नहीं है? देखिए, डेफिनेटली कहते कि बहुत वैलिड प्रश्न है, लेकिन ये कैसा है प्रश्न पूरी मुंबई के लिए, क्योंकि आप भी जान रहे हैं कि हमारे देश में राजकारण है, हमारे देश में करप्शन है, तो इस वजह से क्या होता है कि हर एक व्यक्ति बिक रहा है और हर एक व्यक्ति खरीद रहा है। अभी आपके प्रोजेक्ट को मेरे को ही करना है तो ऑटोमेटिकली मैं डिले करते रहूंगा,
इसमें ये दिखाऊंगा कि मेरे को राजकारण से प्रॉब्लम आ रही है, मेरे को अथॉरिटी से प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन सामने वाले के पास में वो कैपेबिलिटी नहीं है कि वो प्रोजेक्ट कर पाए। अगर कैपेबिलिटी होता तो वो प्रोजेक्ट डेफिनेटली कर देता। लेकिन अब सर का प्रश्न ये है कि एसआरए अथॉरिटी इट इज अ गवर्नमेंट बॉडी। इफ यू आर इन गवर्नमेंट बॉडी देन यू शुड वर्क लाइक दैट। ठीक है, आप यहाँ पे बैठे हो इसलिए आज उनके ऊपर प्रश्न उठा रहे हो, लेकिन आप उस जगह बैठते तो आप कहते ठीक है भाई पैसा आ रहा है ना प्रोजेक्ट, क्योंकि करप्शन ही यही मुद्दा है जिसके वजह से आपका प्रोजेक्ट डिले हो रहा है। कोई भी कहते कि इस पे लुक आफ्टर नहीं करता है। देखिए कैसा है, बच्चा जब तक रोता नहीं है, माँ दूध नहीं पिलाती है, उसको मालूम नहीं पड़ता है कि बच्चा भूखा है। जिस दिन आप लोग खड़े हो जाएंगे और एसआरए अथॉरिटी को मालूम पड़ जाएगा अब तो इनका प्रोजेक्ट करना पड़ेगा, या तो इनको अलग कर दो, ये अपना अलग डेवलपर अपॉइंट करे और अलग प्रोजेक्ट करे। तो बॉडी कैसा है, बॉडी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, रिस्पॉन्सिबल जनता है। जो जनता है, जनता की रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे ज्यादा है, और जो उस पे अफेक्टेड है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है। कोई व्यक्ति ये नहीं कहेगा कि इस पे PIL फाइल किया जाए। अब आप देखिए यहाँ पे कैसा है, आपका एक केस बनता है। अगर आप देखोगे कंज्यूमर फोरम में एक केस बनता है डिले का, लेकिन बताइए कौन जाएगा वो कंज्यूमर फोरम में? यहाँ से कोई बैठा व्यक्ति जाएगा क्या कंज्यूमर फोरम में? कोई नहीं जाएगा, क्योंकि आपको लाख रुपए खर्चा करना पड़ेगा पर व्यक्ति, तो कंज्यूमर फोरम में कोई नहीं जाएगा। तो ये चीजें कैसा है, हमें सोचना इजी लगता है, लेकिन कैसा है जब आपको सिस्टम से लड़ना है तो सिस्टम से लड़ने के लिए आपके पास तैयारी होनी चाहिए और आपको सिस्टम की जानकारी होनी चाहिए। लेकिन जो जानकार लोग हैं वो मंच पे आएंगे ही नहीं तो होगा कैसे? तो जरूरी ये है कि आप लोग भी कहते कि एक समझिए, ये मत समझिए कि एक कमेटी है, आप कमेटी को अपना सलाह रखें, अपनी बातें रखें। आपके पास में ऐसे एग्जाम्पल्स होंगे जिससे कमेटी डिसीजन नहीं ले पा रही थी लेकिन ले पाएगी। तो अगला प्रश्न कोई पूछे सर, फटाफट पूछिए। सर हम लोग से 16 साल पहले सहमति पत्र लिख के लिया था, कभी भी कैंसिल ना होने वाला। वो किसको अथॉरिटी, विकासक को अथॉरिटी है क्या अपना एसआरए को, और उसकी वैलिडिटी क्या रहती है? देखिए सहमति कंसेंट एग्रीमेंट, ठीक है, कंसेंट एग्रीमेंट लिया गया वो हर एक पीरियड का रहता है। जैसा कि बताया गया जब हमारा प्रोजेक्ट चालू हुआ था वो 225 का था, तो पहला एग्रीमेंट बना 225 का। फिर उसके बाद में आपके यहाँ फिर से वापस से एग्रीमेंट बना 269 का प्रोविजन आ गया 2008 के बाद में, तो आपके यहाँ फिर से कंसेंट एग्रीमेंट हुआ होगा, तो आप 269 के एग्रीमेंट में आ गए। लेकिन आप प्रोविजन क्या आ गया 2018 के बाद में आपके साथ में कोई भी एग्रीमेंट नहीं हुआ होगा, लेकिन अब क्या प्रोविजन आ गया 300 का एरिया 27.88 स्क्वायर मीटर एज पर DCPR 2034। वो एग्रीमेंट आपके साथ में नहीं हुआ तो ऑटोमेटिकली आप उनके हद से बाहर निकल गए। अब उसको अगर प्रोजेक्ट करना है तो आपके साथ में DCPR 2034 के हिसाब से 27.88 स्क्वायर मीटर का फ्लैट देने का एग्रीमेंट करना पड़ेगा, अदरवाइज आप बाहर हो, आप अपने डिसीजन ले सकते हैं। अगला प्रश्न पूछिए सर। अभी हमारा सी गणेश करके सोसाइटी है, हमारे 500 जन का 3 कमेटी का एक सोसाइटी बनाया है। मेरा को सिद्धिविनायक का सोसाइटी अलग बनाना तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, किधर जाना पड़ेगा? बिल्डर समिति। कितने लोगों का सोसाइटी? 500 जन का। 500 जन का। उसमें 3 कमेटी है, 4 कमेटी। 4 कमेटी है, कितने कितने की है?
हमारा सिद्धिविनायक 300 मेंबर का कमेटी है, एक जय भवानी 1 नंबर 40 का मेंबर का है, जय भवानी 2 नंबर 90 नंबर का है। समझ गया, मैं समझ गया। काम करी कहते जितनी भी कमेटीज है उसके सबके एक सभासद ले लीजिए और उसी के साथ में जाइए। मैं अलग तो अपना नहीं बना सकता उसमें। देखिए कैसा है ना, अब सिंपल कट है। अब भारतीय जनता पार्टी है, शिवसेना है, आप एक नई पार्टी खड़ी कर दोगे 40 आदमी का लेके, तो क्या आप जीतोगे क्या? मेरा 300 का सर है, मेरा सिद्धिविनायक 300 मेंबर का कमेटी है, तो मेरे को अलग बनाने का है। आपको देखिए अलग बनाना है, आप बना सकते हो, लेकिन आपके पास में लोग 500 है, जो बाकी लोग भी कमेटी वाले हैं, जिसमें 40 है, जिसमें 30 है, वो भी तो आपके आश्रित हैं, तो उनको भी लेके चलिए ना। उनको बनाई नहीं ना, आपके साथ में जाने के लिए तैयार हो जाएंगे। जो वो भी अलग अलग नहीं बना सकते क्या? अलग अलग बना सकते, लेकिन 40-40 बहुत ज्यादा बाइफिकेशन कर रहे हैं आप। ठीक है, एटलीस्ट कैसा है, 2 भाग कर 2 कमेटी कर दीजिए आप। एटलीस्ट 500 है तो 2 कमेटी कर दीजिए, और क्या। सर, इस प्रोजेक्ट में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स पूरा माइक है। एक मिनट नमस्कार सर, इस प्रोजेक्ट में एसआरएम में जो होम मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर जो है महाराष्ट्र गवर्नमेंट का, उसमें कुछ नया इम्प्लीमेंट किया है या जो अभी पहले से 1995 का था कैटेगरी और उसमें 2000 एलिजिबिलिटी दी है, तो उसके बाद कुछ नया इम्प्लीमेंट किया है गवर्नमेंट ने? बेसिकली देखिए कैसा है, इतनी देर से हम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन कैसा है एलिजिबिलिटी के ऊपर कोई बात नहीं हुई। तो एक्चुअली कैसा है, पहले जीआर क्या था, जब एसआरएम। एक मिनट, वही एक क्वेश्चन है, इधर सब बैठे हुए हैं, इसमें खाली 2 ही क्वेश्चन इनके साथ हमारे मन में है, पात्र और अपात्र। जो टेक्निकल इशू है, पेपर वर्क जो भी है, इधर उधर किसमें किया है डेवलपर्स में है, तो हम हमारे मन में शंका ये है कि मैं पात्र और अपात्र ये दोनों है, कि क्यों पात्र है क्यों अपात्र है, वो कुछ किसी ने भी नहीं सोचा। तो इसका अभी 2000 एलिजिबिलिटी है, तो उसके 2003 का कुछ हुआ है, 2008 का कुछ हुआ है। देखिए अभी आपको मैं बताता हूँ, जब एसआरए गठित हुआ था तो पहले प्रोविजन था 1995 के पेपर चाहिए रहते थे, फिर उसके बाद में प्रोविजन आया 2000 का जीआर आया, तो 2000 के हिसाब से कहते कि 1-1-2000 तक का पेपर रहेगा तो आप पात्र होते थे। फिर उसके बाद में 16 मई 2015 को एक और जीआर आया कि यदि 1-1-2000 में झोपड़ी था, 1-1-2000 के पहले था, और किसी ने बिफोर 31 जनवरी 2000 झोपड़ी एलिजिबिलिटी, हाँ 1-1-2000 के पहले जिसकी झोपड़ी थी और 2002 में किसी ने परचेज कर लिया, तो परचेज कर लिया तो क्या हो उसके लिए, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने 16 मई 2015 को एक नया जीआर लाया। उसमें क्या किया, सेल परचेज का प्रोविजन रख दिया। सेल परचेज के प्रोविजन में क्या किया कि आपने जिससे खरीदी किया है उसकी आइडेंटिटी अगर 1-1-2000 के पहले का है, उसके पेपर के बेस पे आपकी पात्रता डिसाइड की जाएगी। रेसिडेंशियल है तो 40,000, कमर्शियल है तो 60,000 रुपया ट्रांसफर चार्जेस भर के आपकी पात्रता की जाएगी। उसके बाद में 16 मई 2018 को एक नया जीआर आया, जिसमें 1-1-2000 के बाद का और 1-1-2011 तक का जो भी आपका डॉक्यूमेंट है उसके बेस पे आपकी पात्रता की जाएगी, लेकिन वो पात्रता सशुल्क होगी। उसके लिए आपको कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भरना पड़ेगा। अब गवर्नमेंट के हाथ में 2018 से दिया गया है कि ये डिसाइड की जाए कि पॉलिसी में कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आना कितना चाहिए। आज के डेट में देखा जाए तो डेवलपर को पर फुट कंस्ट्रक्शन करना होगा तो नॉर्मल रेट 3,000 रुपया पर फुट है। तो अगर आपको 300 फुट का घर देना है तो उसका वैल्यू 9 लाख रुपया होगा कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। अब सारे अथॉरिटी को ये डिसाइड करना है कि जो 2011 के जीआर में पात्र हो रहे हैं उनसे 9 लाख रुपया लेना है, 5 लाख रुपया लेना है कि 2.5 लाख, क्योंकि बीच में अवार्ड साहब जब थे फरवरी में उन्होंने अनाउंसमेंट किया था कि जो सशुल्क पात्र वाले हैं
उनसे 2.5 लाख रुपया चार्ज किया जाएगा, लेकिन उसके ऊपर कोई GR आया नहीं और कोई भी पॉलिसी नहीं बनी। अभी क्या हुआ, अभी असामिया अथॉरिटी ने फिर से कहते कि गवर्नमेंट को लिखा है कि इस पॉलिसी को क्या अमाउंट पे डिसाइड किया जाए, वो पॉलिसी अभी तक आई नहीं है। ये सवाल मुझे रोज आता है कि 2011 वालों को घर कब मिलेगा, क्योंकि उनको ना तो भाड़ा मिलेगा जो 2011 में पात्र हुए और ना तो उनको घर मिलेगा जब तक कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की पॉलिसी आ नहीं जाती। जब कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की पॉलिसी आ जाएगी तब उनको घर मिलेगा, तब तक वो बेघर है। तो जिनके पास में 2000 का डॉक्यूमेंट है वो पात्र हो जाएंगे, तो उनको भाड़ा भी मिलेगा टाइम टू टाइम और उनको घर भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। समझ गए होंगे आप लोग पूरा एलिजिबिलिटी का प्रोसेस 95 से लेके आज तक जो चल रहा है। और किसी के पास प्रश्न है? हेलो एक मिनट सर। 2000 में समझो आप बोला ना कि समझो अभी अनेक्षर में मेरा नाम 95 का समझो सर्वे हुआ, उसमें आप बोलते हैं कि 50,000 कॉस्टिंग जो है ट्रांसफर फीस भरना है, जो 50,000 कमर्शियल के 60,000 जो है 40,000 और 60,000। अगर अनेक्षर में मेरा फर्स्ट ओनर है, चेन ऑफ एग्रीमेंट में आपको वैलिड जो भी है दे रहा हूँ, तो जो ट्रांसफर फीस मैं भर रहा हूँ तो उसके बाद अनेक्षर में जो ओल्ड प्रीवियस नाम है वो भी चेंजेस होता है ना? देखिए कैसा है, आज आप कैसा है, आप जब बाइफिकेशन करते हो और आपके प्रोजेक्ट का अलग से प्रपोजल जाता है, LOI जाएगा, तो क्लस्टर सर्वे होगा, वो पूरे झोपड़े के फिर से सर्वे होंगे। और जब सर्वे होगा, जो वहां पे व्यक्ति होगा आज के डेट में प्रेजेंट ओनर, उसका एनेक्चर 2 में नाम आएगा और एनेक्चर 2 में नाम आने के बाद में अब उसको अपना डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करना पड़ेगा। जिससे उसने खरीदी किया है उसकी एंटाइटी पहले की है तो उसको 40,000 भर के आज के डेट में पात्रता मिल जाएगी। ओके, धन्यवाद सर। प्रश्न, जब तक आप प्रश्न नहीं करेंगे आपको समझ में नहीं आएगा। नमस्कार, मेरा नाम विकास है। मेरा बेसिक सवाल है, अगर कोई झोपड़ा 2000 पहले का है सपोज, और उसको मुझे अभी सेल मतलब परचेस करना है 2023 में, तो जिस समय मैं परचेस कर रहा हूँ उसके बाद से कौन से डॉक्यूमेंट्स मुझे बनवाने पड़ेंगे ताकि मुझे फ्यूचर में प्रॉब्लम नहीं आए? क्योंकि यहाँ पे इतने बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी परचेस किया हुआ है और फिर हमें तो बहुत कुछ बताया जाता है कि ये भरना पड़ेगा भरना पड़ेगा, तो आप अपने मुँह से बताएंगे तो बहुत अच्छा होगा। देखिए कैसा, ये बहुत आम तकलीफ है और हर एक व्यक्ति के साथ में हो रहा है कि एनेक्चर 2 प्रोजेक्ट में बन गया है और उसके बाद में खरीदी। कोई व्यक्ति पूछता है कि मैं खरीदी करूं कि नहीं, तो हमारा जवाब होता है नहीं, क्योंकि एनेक्चर 2 बना हुआ है। एनेक्चर 2 में नाम चेंज नहीं होता है। एक बार पात्रता डिसाइड हो गई तो वो एनेक्चर चेंज होने वाला नहीं। एक सर्कमस्टेंसेस है कि अगर अपात्र पड़ा हुआ है तब चेंज हो सकता है, वो भी एडिशनल अपील से रिमांड बैक करके लाने पे, और वो भी बिना पैसे नहीं होगा, सब अंडर टेबल देना पड़ेगा। लेकिन इनका सवाल है कि खरीदी करते समय क्या डॉक्यूमेंट लेना चाहिए। अगर यहाँ पे जो प्रोजेक्ट है हनुमान टेकड़ी, इस पे एनेक्चर बन चुका है तो खरीदी करते समय आप कोई भी डॉक्यूमेंट ले लो, वैलिड नहीं है, क्योंकि एनेक्चर बन चुका है। और जिस व्यक्ति का आप खरीद रहे हो स्ट्रक्चर, यदि वो पात्र होगा तो आप फंस जाओगे। तो इसीलिए हम क्या कह रहे हैं, हम बाइफिकेशन, हम क्या कह रहे हैं आपको, अब ये एनेक्चर रिवाइज नहीं होगा, तब तक रिवाइज नहीं होगा जब तक आपकी सोसाइटीज बाइफिकेट नहीं होगी। जब आप हनुमान टेकड़ी से बाहर निकलोगे, साई श्रद्धा बनोगे, आप प्रताप नगर बनोगे, आप अलग सोसाइटी बनोगे, तब क्या होगा, आप अपने यहाँ रीसर्वे लगा सकते हैं और आपके जो 300-350 झोपड़े हैं उसमें से 60% खरीदी हो चुकी होगी, सबका रिवाइज एनेक्चर बन जाएगा और रिवाइज एनेक्चर में जो स्ट्रक्चर ओनर है उसका नाम आ जाएगा और वो प्रीवियस ओनर के डॉक्यूमेंटेशन के बेस पे 40,000 रुपया भर के पात्र हो जाएगा। इसीलिए बाइफिकेशन बोल रहे हैं, क्योंकि छलके साहब ने हमको पहले ही बताया था 17 साल पुराना प्रोजेक्ट है, तो हमने क्या कहा उनको, 60% आपके यहाँ बिक चुका होगा, तो बोले हाँ बिक चुका है। तो जब बिक चुका है तो बाकी लोग जो खरीदी वाले हैं उनको बेनिफिट नहीं मिलने वाला है आज के डेट में, अगर वो हनुमान टेकड़ी के साथ में रहते।
उनको अलग होना ही पड़ेगा। जो भी कमेटी है, कमेटी को उत्साहित करें, उनको अलग करें और रीसर्वे करवाएं। और जो आज के डेट में प्रेजेंट ओनर है स्ट्रक्चर के, उसका नाम एनेक्चर में आना चाहिए, तब जाके उसकी पात्रता होगी। 40,000 रुपए लगेंगे, लेकिन कैसा है, वो हर एक झमेले से बच जाएगा। नहीं तो क्या है, जो भी सोसाइटी है, जो भी डेवलपर है, यदि आपने एनेक्चर में उसका नाम है और वो पात्र है, तो कल के डेट में जब अलॉटमेंट का समय आएगा तो क्या होगा, अलॉटमेंट लेटर उसके नाम पे आएगा। जब आप चाबी मांगने जाएंगे तो सोसाइटी डेवलपर आपसे, आज के डेट का रेट है 5 लाख रुपया चाबी देने का, अलॉटमेंट लेटर सामने वाले के नाम पे होगा। सोसाइटी डेवलपर 5 लाख मांगेगी, तो आप क्यों नहीं हाथ सुधार कर लेते हो? क्योंकि कैसा है, वो अलॉटमेंट लेटर और पोजीशन मिल जाने के बावजूद भी वो घर आपका नहीं है, 10 साल वेट करना पड़ेगा। अगर किसी ने कंप्लेन कर दिया तो अंडर सेक्शन 3E महाराष्ट्र स्लम एक्ट 1971 आपको घर खाली कराना पड़ेगा। सारे अथॉरिटी खाली कर देगी घर और जब्त कर लेगी। तो आप क्यों इस प्रोविजन में फंस रहे हो? आप 17 साल पुराने हो चुके हो। अब कैसा है, आपके एरिया का पूरा रीसर्वे होना चाहिए और नया एनेक्चर बनना चाहिए। जबकि आपकी सोसाइटी बायफर्केट होगा तभी रीसर्वे होगा और नए एनेक्चर बन पाएंगे। चलिए अगला प्रश्न पूछिए। एक सवाल है, 2 सवाल थे। एक तो जब प्रपोज होती है एक आध कोई कमेटी SRA में, तो उनको कॉर्पस फंड के अलावा और कौन कौन से फंड विकासक को देने होते हैं? बिकॉज हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ अभी तक तो नहीं आया डिसीजन में। और दूसरी बात है, कोई एक ही कमेटी है, जैसे मान लो 200 लोग यहाँ पे रहते हैं, लेकिन पुटअप विकासक के पास, बिल्डर के पास 2 कमेटी आ गई, 100 लोगों का ग्रुप अलग नाम से, 100 लोगों का ग्रुप अलग नाम से। मान लो यहाँ पर 200 फ्लैट्स की अगर एक बिल्डिंग बनती है, वो पूरी दोनों कमेटियां एक ही इसमें जाती है, तो 2 कमेटी के 2 प्रपोजल थे, तो क्या 2 ऑफिसेस, 2 सभागृह, 2 कमेटी को अलग अलग देगा बिल्डर? देखिए, प्रश्न ये है कि सोसाइटी ऑफिस, वेलफेयर सेंटर, बालवाड़ी, ये सब डिसाइडेड है स्ट्रेंथ के ऊपर। 100 व्यक्ति के ऊपर एक सोसाइटी ऑफिस, एक बालवाड़ी और वेलफेयर सेंटर बनता है। ठीक है, इसमें कमेटी का कोई भी रोल नहीं है। अगर आपके पास में 300 व्यक्ति का प्रोजेक्ट है तो उसमें 3 सोसाइटी ऑफिस, 3 बालवाड़ी, 2 वेलफेयर सेंटर, जो रेशियो है उसका, 1 लाइब्रेरी, उस हिसाब से डेवलपर हैंडओवर करेगा। उसको ये नहीं मालूम है, देखिए कैसा है, डेवलपर आपको चूतिया बना रहा है, क्योंकि डेवलपर के नजर में आप 2 कमेटी, आपके नजर में आप 2 कमेटी हो, लेकिन डेवलपर के नजर में आप 1 कमेटी हो। जैसा कि आप समझ रहे हो, आप 12 सोसाइटियां हो, लेकिन डेवलपर के नजर में आप 1 सोसाइटी हो, हनुमान टेकड़ी। आप अपने आप को अलग समझिए, लेकिन डेवलपर आपको एक ही समझ रहा है। और जो आपका 3,400 लोगों का जो प्रोजेक्ट है, उसके रेशियो में बालवाड़ी भी बनेगी, वेलफेयर सेंटर भी बनेगा, उसी हिसाब से बनेगा। अब डेवलपर कैसा है, प्लान में, रिहैब में उसको बिठाता कैसे है। अभी एक प्रोजेक्ट है हमारे पास में, जिसमें क्या किया, उसने 20 साल से काम किया, लेकिन आज तक ना तो एक बालवाड़ी बनाया, ना एक वेलफेयर सेंटर बनाया, ना एक लाइब्रेरी बनाया, ना एक कम्युनिटी हॉल बनाया, कुछ नहीं बनाया। पूरा प्रोजेक्ट 6 बिल्डिंग, विदाउट बालवाड़ी, विदाउट वेलफेयर सेंटर। अब जो लास्ट बिल्डिंग उसके पास में बचा है, उसमें उसको कितना बनाना है, 28 सोसाइटी ऑफिस, 34 बालवाड़ी, 18 वेलफेयर सेंटर, 1 कम्युनिटी हॉल। तो भैया एक ही बिल्डिंग में सब बना के दे दोगे क्या? जो बिल्डिंग बाकी बचे, जिसका है बालवाड़ी। अब हमारा प्रश्न अथॉरिटी से था, अब ये बताओ इस बिल्डिंग की कौन सी बालवाड़ी है? जब आप एक ही बिल्डिंग में बना के दे दोगे, तो जब 3400 लोगों का, अब आपको प्रोजेक्ट समझना पड़ेगा कि हर एक रिहैब बिल्डिंग में उसके स्ट्रेंथ के हिसाब से उसकी बालवाड़ी, वेलफेयर सेंटर और सोसाइटी ऑफिस बन रही है कि नहीं बन रही है। कि लास्ट में क्या होगा कि 3400 का प्रोजेक्ट खत्म हुआ और एक बिल्डिंग बनी
जिसमें सोसाइटी ऑफिस है, बालवाड़ी है, वेलफेयर सेंटर है, कम्युनिटी हॉल, हर एक व्यक्ति सोसाइटी ऑफिस वाला रोज जाके वहां लड़ेगा कि हमारे बिल्डिंग का ये है, हमारे बिल्डिंग का ये है। तो बाइफर्केशन करेंगे तो आप हर एक को स्ट्रीमलाइन कर पाओगे कि हमारे प्रोजेक्ट का रेशियो 300 का है, हमारे यहाँ बालवाड़ी 2 बननी चाहिए, सोसाइटी ऑफिस 2 बननी चाहिए, कम्युनिटी हॉल 1 होना चाहिए, लाइब्रेरी 1 होना चाहिए, तब तो आप उसका स्ट्रीमलाइन कर पाओगे, तब तो आप उसका जजमेंट निकाल पाओगे। लेकिन जब प्रोजेक्ट बड़ा होता है ना, तो कोई व्यक्ति उसमें घुसता नहीं है और कोई व्यक्ति उसका आउटपुट नहीं निकाल पाता है। तो हर एक व्यक्ति को सजग होना पड़ेगा सोसाइटी के लेवल पे, अपने अपने सोसाइटी के लेवल पे सजग होना पड़ेगा कि कैसे प्रोजेक्ट बनेगा और क्या मिलेगा। आगे पूछिए सर प्रश्न। एक आखिरी सवाल जो मैंने पूछा था उसके बाद हम समाप्त करेंगे कि कॉर्पस फंड के अलावा विकासक को क्या क्या देना है एक कमेटी। देखिए, कॉर्पस फंड जो सोसाइटी डिमांड करेगी वो कॉर्पस फंड ले सकती है, क्योंकि आज उसके पास में स्ट्रेंथ है। एक बार काम खत्म हो जाएगा, डेवलपर आपको कुछ नहीं देगा, लेकिन क्या है, सिक्योरिटी, मेंटेनेंस सिक्योरिटी डिपॉजिट, जैसा कि हम कहते हैं कि एसआरए की जो सोसाइटीज है वो मेंटेनेंस फ्री है। नहीं, वो मेंटेनेंस फ्री नहीं होती है। एक्चुअली उसके लिए एक प्रोविजन बनाया गया है कि पहले क्या होता था, जो भी डीसीआर 1991 के अंदर एलओआई इशू हुई है, उसके लिए मेंटेनेंस सिक्योरिटी डिपॉजिट पर टेनेंट 20,000 रुपए। लेकिन अब डीसीपीआर 2034 के अनुसार जब 300 का एरिया दिया जा रहा है लोगों को, तो वो मेंटेनेंस सिक्योरिटी डिपॉजिट को बढ़ा के 40,000 रुपया कर दिया गया है। वो 40,000 रुपया पर टेनेंट जब बिल्डिंग कंप्लीट हो जाएगी, डेवलपर को एसआरए अथॉरिटी में एफसी डिपार्टमेंट है, 40,000 रुपया पर व्यक्ति वहां पे टेनेंट के हिसाब से जमा करना पड़ेगा। जिसका सोसाइटी एप्लीकेशन कर सकती है, आफ्टर ओसी एप्लीकेशन कर सकती है, जिसका इंटरेस्ट सोसाइटी के अकाउंट में आएगा, उससे सोसाइटी चल पा रही है तो ठीक है, नहीं तो पर व्यक्ति कलेक्शन करेगी और रिहैब बिल्डिंग का मेंटेनेंस करेगी। जब 10 साल कंप्लीट होगा, जो पैसा जमा है आपका एफसी डिपार्टमेंट एसआरए के पास में, सोसाइटी एप्लीकेशन करेगी, वो पूरा का पूरा फंड सिक्योरिटी सोसाइटी के अकाउंट में आ जाएगा। अब सोसाइटी उसको कैसे यूटिलाइज करेगी मेंटेनेंस फ्री करने के लिए, वो सोसाइटी डिसाइड करेगी। इसके अलावा कोई भी फंड डेवलपर नहीं देता। एलओआई में क्लॉज क्या रहता है कि जो आपके मशीनरीज है, जैसे कि लिफ्ट हो गया, आपका मोटर हो गया, जो पानी चढ़ाने वाला मोटर है, जो भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स आपके यहाँ लगाया जाएगा बिल्डिंग में, उस पर ट्राई पार्टी एग्रीमेंट होता है डेवलपर, सोसाइटी और कंपनी के बीच में। वो ट्राई पार्टी एग्रीमेंट में क्या होता है कि इसका मेंटेनेंस 3 साल तक वो कंपनी करेगी और उसका पे डेवलपर करेगा। अब एलओआई के क्लॉज में वो 3 साल रहे या 10 साल रहे, उस हिसाब से उसका ट्राई पार्टी एग्रीमेंट बनेगा। सोसाइटी का जवाबदारी ये है कि वो ट्राई पार्टी एग्रीमेंट जब हैंडओवर लेते हैं सोसाइटी का, तो पूरा का पूरा एज पर प्लान हमें क्या क्या हैंडओवर हो रहा है, बालवाड़ी, वेलफेयर सेंटर, कम्युनिटी हॉल, क्या क्या हो रहा है हैंडओवर, साथ में ट्राई पार्टी एग्रीमेंट ले, कितना फंड जमा किया गया एफसी डिपार्टमेंट पर टेनेंट के हिसाब से, बिल्डिंग के हिसाब से, वो पूरा हिसाब किताब ले और फिर चार्ज ले डेवलपर से, और तब जाके उनको एनओसी दे कि नाउ वी शुड फ्री टू यू फ्रॉम आवर प्रोजेक्ट। ठीक है सर, और कोई प्रश्न? ठीक आहे, हॅलो, धन्यवाद मुकेश सर. आपण या ठिकाणी वेळात वेळ करून आपल्याला सगळ्यांना आम्हाला मोलाचं मार्गदर्शन केल्याबद्दल मी हनुमान टेकडी संघर्ष समितीच्या वतीने आपले आभार मानतो. आणि आपला जो संघर्ष आहे तो आपण कायम ठेवून या बिल्डरच्या चुकीच्या कारभाराविरोधात आपण सगळ्यांनी एकत्र आहे. ज्या कमिट्या, जी लोक सहभागी झालेले आहेत त्यांना मी आवाहन करतो, आपण भविष्यात सगळ्यांनी एकत्र येऊन सगळ्यांनी आपल्या विकासाच्या लढ्यासाठी संघर्ष करण्यासाठी एकत्र यायचं आहे. आणि ही आजची आपली सभा, एक मिनिट काय बोलायचं आहे, 2 मिनिट. देखिए, आप लोग
संख्या में बहुत ज़्यादा है, ठीक है, आप लोग संख्या में बहुत ज़्यादा है। आप लोग अगर सोचोगे तो कुछ कर पाओगे, ठीक है। अभी कैसा है, मेरे पास में एक प्रोजेक्ट में एक ही बंदा है जो प्रोजेक्ट में अफेक्टेड है। डेवलपर उसको दबाते रहा, लेकिन आज तक उसका कुछ भी नहीं उखाड़ पाया। मैंने उसको बुलाया, मेरा रिक्शा वाला ही है, जरा एक बार मंच पे आए और जरा इनको बताया कहते कि आपके साथ में आज तक क्या हुआ और मैंने आपको कैसे बचा के रखा है। डेवलपर इनको अपात्र करने के लिए 10 लाख रुपया खर्चा करता है, लेकिन आज तक अपात्र नहीं हो पाए। क्यों? रीजन ये है कि आपको ये समझ में आना चाहिए कि आपको एडवाइस कौन कर रहा है और आपको राह दिख रही कि नहीं दिख रही। जब आपको राह दिखेगा तो ऑटोमेटिकली आपका काम होएगा, ठीक है। मैं आज यही कहते कि अपने शब्दों को विराम कहता हूं, और यदि किसी व्यक्ति को, सर अगर आपको मेरी बातें बुरी लगी हो, या तो किसी को भी मेरी बातें बुरी लगी हो, या तो किसी को आहत हुआ हो, ऐसा कहते कि अपना फौजी भाई समझ के मुझे माफ कर देना। चलिए विदा लेते। जय हिंद।